अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज जो हमारे मेहमान बने हैं वो सिटी बहरा से बिलोंग करते हैं और एक बड़े सियासी घराने से उनका ताल्लुक़ है। तो मेरी क्योंकि वो माशाल्लाह एक नौजवान एक क़यादत हैं और तकरीबन जब से उन्होंने सियासत शुरू किया और अपने हलके में एक्टिव नज़र आए हैं, तो मेरी मुराद इस टाइम हसन अनाम पराचा साहब से है जो इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया क्योंकि बड़े टाइम बाद आप नज़र आए। तो सबसे बेसिक जो मेरा सवाल है ना वो ये है कि आपकी तालीम और जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है? देखिए जी, मैंने तालीम इनिशियली तो मैं लॉरेंस कॉलेज मरी में पढ़ा हूँ और वहाँ से मैंने एफएससी की। देन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा से ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अपने बिज़नेस में आ गया, तो हमारा बिज़नेस है। फिर जब मेरे वालिद MNA बने पीपल्स पार्टी से, तो उसके बाद हमारे कुछ इख्तिलाफ़ात हुए और असूलों की बुनियाद पे फिर मेरे वालिद साहब ने MNA शिप से रिज़ाइन कर दिया। आपके इल्म में होगा 2002, 3 या 4 में गालिबन। और फिर वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम सरगोदा बने सरगोदा से। तो उनके डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बनने के बाद तकरीबन मैं 2007 में कह लें कि प्रैक्टिकली इस फील्ड में आया और आज मुझे तकरीबन 18 साल हो गए हैं इस फील्ड में। तो अब यही काम है जी, हम अपने लोगों के साथ हैं, उनकी खिदमत के लिए हैं। हर चीज़ अपनी जगह पे है, बट असल चीज़ ये है कि आपको कॉन्टीन्यूसली और एक उम्मीद के साथ कि अपने लोगों के साथ आप खड़े रहें, बजाय ये कि अगर आपको शिकस्त हुई है और आप मैदान छोड़ के भाग जाएं, तो इंशाल्लाह मैदान छोड़ के हम भागने वालों में से नहीं हैं। और ये मेरे हल्के के लोग देख रहे हैं कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ हर मुश्किल में और आसानी में। अच्छा, आपका जो सियासी सफ़र है ये कैसे और क्यों शुरू हुआ? मैं जैसे कि आपको बताया कि जब मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट नाज़िम थे तो 2007 में मैं इस फील्ड में आया और 2007 में जब मैं फील्ड में आया तो मैं आप समझ लें, चूँकि हमारी इनहेरिटेड है पॉलिटिक्स, हमारे जीन्स में है फैमिली के, क्योंकि तकरीबन हमें 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। मेरे दादा फर्स्ट टाइम 1930 में MLA बने थे अप टू 1947 और कायद-ए-आज़म के साथ वो थे और हम मुस्लिम लीग के ही टिकट पे बनते रहे। और फिर उससे वो जो सफ़र सियासत का शुरू हुआ वो मेरे दादा से हुआ, फिर मेरे ताया आए एहसान उल-हक पराचा साहब, फिर मेरे ताया अनवार उल-हक पराचा साहब, देन मेरे फादर आए, फिर मेरे भाई हारून एहसान पराचा। वो जब मेरे फादर ने रिज़ाइन किया मैंने से वो आ गए उनकी जगह पे MNA, इलेक्शन कंटेस्ट किया उन्होंने। और जब मेरे फादर आए तो फिर बस हम भी बीच में आ गए सियासत में। ठीक हो गया। अच्छा, तरीके इंसाफ में ही शमूलियत का आपने फ़ैसला क्यों किया था? देखें, तहरीक इंसाफ में शमूलियत जब हमने इख्तियार की थी, हमने की थी सन 2011 में, 2011 में। खान साहब ने मुतअद्दिद बार हमारे से रब्ता किया और उसमें काफ़ी मेजर रोल था अंसर हरल साहब का, उसमें माजिद बसरा साहब हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने हमें इस चीज़ पे माइल किया। फिर उस टाइम खान साहब की जब पॉलिसीज़ वगैरह देखी, वो नो डाउट आपके सामने ही है इस टाइम जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो वो देखते हुए मैंने डिसीजन लिया अपनी फैमिली में कि हमें इस पार्टी में जाना चाहिए। और 2011 में हमने खान साहब को इधर इनवाइट किया और एक ग्रैंड जलसा हमने उनका किया जो सरगोदा में हिस्टोरिकल जलसा था उस वक़्त के लिहाज से। तो ये चीज़ें देखते हुए हमने उस टाइम इख्तियार किया इसको कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। लेकिन ये एक चीज़ है कि पराचा ख़ानदान ने मुख्तलिफ़ पार्टियाँ ज्वाइन की हैं जब भी किसी की हवा चली है, तो इसकी क्या वजह है? नहीं, ये बात आपकी कहनी गलत है। मैं इसे डिसएग्री करता हूँ। देखिए, 1970 का इलेक्शन हमने फातिमा जिन्ना के टिकट पे लड़ा। ठीक है। क्योंकि 1930 में मुस्लिम लीग नून से लड़ा, तो आप अंदाज़ा करें कि 1970 तक हम मुस्लिम लीग के साथ रहे। फिर फातिमा जिन्ना के टिकट से हमने उस टाइम इलेक्शन लड़ा और पंजाब में गालिबन उस टाइम सिर्फ 5 या 6 सीटें निकली थी। जब मेरे चचा एहसान उल-हक पराचा साहब जो हैं मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने वो इलेक्शन कंटेस्ट किया था। उसके बाद आपके सामने लगा था जब वो फातिमा जिन्ना
के बाद ये पार्टी ख़त्म होगी जो असल मुस्लिम लीग थी। तो फिर हमने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और फिर हम पीपल्स पार्टी के साथ आप ये देख लें कि हमने 32 साल हम पीपल्स पार्टी के साथ रहे। ठीक है। ये बात नहीं है कि हवा के साथ हम चलते हैं, अगर हवा के साथ चलते हुए तो हम फिर जब मुस्लिम लीग नून में आ जाते, जब उस टाइम आपको पता है तमाम जमातों का इत्तेहाद और ये और उस तरह से, और 1988 में फिर जब बीबी मोहतरमा वापस आई ऐसे उन्होंने एहसान साहब, चूँकि हमारी पार्टी पुरानी उस टाइम की हमारी अफिलेशन में पीपल्स पार्टी के साथ थी ऐसे, और इस हद तक थी कि जो मोहतरमा भुट्टो साहब की जो मिसेस थी अपना, वो जब उनको बल्कि ज़िया दौर में जब उनको नज़रबंद किया गया था तो होता कि वो नज़रबंद भी हमारे घर में हुई थी। ठीक है। और वो 3 महीने हमारे घर में ही नज़रबंद रही थी। हमने तो वो टाइम भी देखा हुआ है। अच्छा। तो ये कहना कि फिर चूँकि गैर जमाती इंतखाबात थे तो हमने गैर जमाती इंतखाबात में हिस्सा लिया। ठीक है। 88 में जब मोहतरमा वापस आई तो हम मोहतरमा के साथ जाके खड़े हो गए। ठीक है। लेकिन 2003 में जाके कुछ इख्तलाफात बने हमारे ऊपर, और वो फिर हमने मोहतरमा को बता के और उस पार्टी से रिज़ाइन दे के, यानी मेरे फादर MNA की सीट पे थे, हम चाहते तो उस टाइम डिस्ट्रिक्ट नाज़िमशिप मेरे पास आ सकती थी, मेरे भाई के पास जा सकती थी, हमें रिज़ाइन देने की भी ज़रूरत नहीं। जिस तरह से आप देख रहे हैं ऐसे कोई भी शख्स, मेरे ख्याल पाकिस्तान में आप मुझे उठा कर देख लें कि असूलों के ऊपर सियासत कैसे की हुई है किसी ने। MNA शिप के ऊपर से रिज़ाइन देना और दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करना ये कोई इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम। तो मेरे फादर ने वहाँ से रिज़ाइन, उन्होंने कहा कि ये मेरे ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं पीपल्स पार्टी से जीत के आया हूँ और मैं अब दूसरी जमात में चला जाऊँ। तो वो उस नज़रिए के बेस के ऊपर हमने पार्टी को रिज़ाइन किया, MNA शिप से रिज़ाइन किया, दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट किया, दोबारा इलेक्शन जीते क्यू लीग से, और फिर हम मतलब MNA भी बने और डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी बने उस टाइम। ठीक, ओके। और फिर 2007 में भी हमने क्यू लीग से ही कंटेस्ट किया, जब इतनी बड़ी वो थी बीबी की असैसिनेशन हुई, जब शहीद हुई बीबी, उस टाइम भी हमने हवा पीपल्स पार्टी की थी। अगर होता तो हम उस टाइम भी वापस जा सकते थे, हमें ऑफ़र भी थी। तो लेकिन 2011 में जब ये फैसला किया तो उस टाइम सारी दुनिया को पता है कि क्यू लीग ख़त्म हो चुकी हुई थी। अब आपने अगर पॉलिटिक्स में रहना है तो आफ्टर ऑल किसी पार्टी के साथ रहना, अब क्यू लीग की जब एक जमात ही तकरीबन ना होने के बराबर थी तो उसमें क्या आपने करना है। सो दैट्स वाई फिर उसके बाद अभी PTI का तो अभी स्टार्ट था उस टाइम, ये ना कहीं ना हवा थी, हवा तो बनी सन 2018 में जाके तकरीबन। तो हमने तो ज्वाइनिंग दी जब मुश्किल टाइम था, धरनों में भी रहे, मैंने जेलें मैंने काटी, रैलियां दी, इस हल्के को PTI को मुतारफ़ कराने में मेरी सबसे बड़ी मेहनत थी। ठीक है। तो आप ये कहें कि हवा के साथ चले तो ये बात तो गलत है, हम तो मुश्किल टाइम में साथ बल्कि आए जब एक इनिशियल स्टेज पे था। अच्छा सन भाई, आपने नून लीग क्यों नहीं ज्वाइन की, क्या वजह है? आप एक नज़रियाती इख्तलाफ कह सकते हैं, ठीक है, नून लीग के साथ। ठीक है। क्योंकि नून लीग के अंदर जो है, पार्टी के अंदर खुद ही जमहूरियत नहीं है, वो एक मरूसियत कह लें कि मरूसियत हम इन सेंस ऐसे कहेंगे कि अब आप कहेंगे कि जी आप भी तो हैं मरूसियत के ही उसमें हैं, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क है। देखें, पार्टी के अंदर जब डिसीजंस होते हैं ना, जिस तरह जमहूरी पार्टियाँ होती हैं, उनमें इलेक्शन होते हैं, उसमें आप इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, उसकी बेस के ऊपर आप अपनी मेहनत से ऊपर आते हैं। नून लीग में चंद लोग ऊपर हैं ख़ानदान के ही, जो आपको हर जगह पे नज़र आएंगे, उनके समधी आपको नज़र आएंगे, उनके भतीजे नज़र आएंगे, मियाँ साहब नज़र आएंगी, उनकी बेटी नज़र आएंगी, उनके भतीजे हमजा साहब नज़र आएंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो कुछ ही हमारा नज़रियाती इख्तलाफ था नून लीग के साथ, जिस बेस के ऊपर चूँकि हम इस पार्टी में आए, यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी तो हम इसलिए फिर इधर। अच्छा, तरीके इंसाफ की कौन सी पॉलिसियाँ या नज़रिया आपको ज़्यादा उसने मुतासर किया? देखें, तहरीक इंसाफ में हमने जब ज्वाइनिंग दी तो एक नया पाकिस्तान का नारा था, ठीक है, इंसाफ का नारा था, ठीक है। हमें मतलब बराबरी की सतह पे तमाम लोगों के साथ जो है, जिस तरह खान साहब का एक विजन था, हेल्थ का विजन आप देख लें, एजुकेशन का विजन देख लें, गरीबों के लिए आप ये देखें जिस तरह खान साहब ने बनाए, कोई भूखा ना सोए, और फिर उनके लिए उनके हेल्थ कार्ड बनाए गए, और 70 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी बेस के ऊपर आप कह सकते हैं चूँकि वो एक यूथ और एक सारी कौम जो जाके खान साहब के साथ खड़ी हो गई थी, तो वो एक उनका नज़रिया था जिसको देखते हुए हम उस टाइम उसके साथ आए। ठीक है। अच्छा, तहरीक इंसाफ का जो आपको टिकट मिला वो किन बुनियादों पर मिला? क्या आपके कारकर्दगी ऐसी थी कि आपको टिकट मिलता, या कोई वफादारी थी, या किसी और वजह से आपको टिकट मिला? देखें,
हमने पार्टी को ज्वाइन किया जब पार्टी अभी अपने इनिशियल स्टेजेस पे थी, आप यूँ कह लें। सन 2010 के बाद ये उठना शुरू हुई थी। ठीक है। ठीक है, हमने पार्टी को उस टाइम खड़ा करने में हमने अपनी भरपूर मेहनत की। ठीक है। हमने उस टाइम इधर मेंबरशिप्स की, हमने लोगों को मोबिलाइज़ किया, हमने यूथ को मोबिलाइज़ किया हल्के में। हमने पार्टी के लिए धरने हुए जो इस्लामाबाद में, उसमें मैं बड़ा एक्टिवली उसमें रोल मैंने प्ले किया अपने हल्के से, अपने डिस्ट्रिक्ट से। उसके अलावा पार्टी के जितने भी इवेंट्स होते थे उसको लेके चलना, पार्टी के लिए काम करना, एज अ वर्कर काम किया था। ऐसे। सो मुझे एज अ वर्कर वहाँ पे चुना गया था। ठीक है। और उसमें एज अ वर्कर ही मैंने काम किया। और आपको ये मेरे हल्के तक तमाम लोग इस बात की गवाही देंगे कि पीटीआई को इधर उजागर करने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत और तगोद थी। तो एज अ वर्कर मैं कहूँगा कि मैं उस पार्टी में आया और एज अ वर्कर ही हमें दिया गया। अच्छा हसन भाई, उस टाइम एक तहरीक इंसाफ की बड़ी हवा थी और बड़ा एक नाम था, तो आपकी हारने की क्या वजह बनी इस हल्के में? हत्ता कि आप मुतहर्रिक भी बड़े थे, एक जमात का भी बड़ा नाम था, तो क्या ऐसे इशू बना? देखें, आपको पता है उस टाइम जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था उसमें जिस तरह से 2018 के, अगर आप 13 की बात करें, चूँकि नई नई पार्टी इंट्रोड्यूस हुई थी और अगर हवा होती तो हम भी निकल जाते। हमने अपनी भरपूर मेहनत की और 2013 में जिस तरह से ये धांधली की गई वो भी आप सबके सामने है। इधर हर MP ने जो 1-1 लाख वोटों से जीता था, वो 2018 में मतलब है वो 1 लाख छोड़े वो 50-50 हज़ार वोटों से हारा। तो 2013 में तो ये वजूहत बनी। 2018 में जो हमारा इलेक्शन कंटेस्ट हुआ, मैं समझता हूँ कि इसमें भी इनका हाथ था ज़रूर। चंद सीटों के ऊपर जो मार्क की गई, जिसमें नदीम चंद की थी सीट, मेरी सीट थी और चंद ऐसी सीटें थीं जिनको मार्क किया गया था उस टाइम भी। और ये बल्कि नदीम चंद इसका बरमला इज़हार कर भी चुके हैं और करते भी रहते हैं अभी तक। और वो भी इसी तरह हुआ जिस तरह अब हुआ, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे थे जिनको अब हल्के की अगर उस हिसाब से देखें तो 2018 में जो हमारी सीटें थी उनको तमाम आपके मीडियाज़, तमाम सर्वेज़, जितनी आपके इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, जितने प्राइवेट सर्वेज थे, उसमें हमें विनर करार दिया जा रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली जो जिस तरह से हमारे मुल्क का जो तरीक़ाकार है आपके इल्म में है, तो जब रिज़ल्ट आए तो बड़े वो अजीबोगरीब से कुछ रिज़ल्ट थे और आपके सामने है कि जिस तरह से वो हमें हराया गया। नहीं, अच्छा ये नहीं समझ आ रही हसन भाई कि आप ही की सीटों को क्यों मार्क किया गया? एक आपका मुखालिफ ग्रुप है, वो मुसलसल 25-30 साल से जीतते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो आपकी सीटों को क्यों मार्क किया जा रहा है? ऐसी क्या वजह है और ये कौन करते हैं? देखें, आपको भी पता है ये कौन करते हैं, सारी दुनिया को अब तो पता, तो कोई ढकी छुपी बात है भी नहीं। अगर आप 1990 से लेकर अब तक चलें, आपको भी पता है कि 1990 में भी उस टाइम मेरा ख्याल है MNA की सिर्फ 13 सीट्स निकली, क्लीन स्वीप किया मियाँ साहब ने, 2/3 अक्सरियत से निकले। और उस टाइम भी जो जमातों का 9-10 जमातों का बनाया गया और उसका फॉर्मर DGI जो हैं उन्होंने भी इस बात का इकरार किया कि हमने ये बनाई जमात और पैसा बांटा और किस तरीके से हमने इसको प्रमोट करके हम ऊपर लेने के लिए आए। ठीक है। तो ये सारे सिनेरियोज तो सब आपके सामने हैं। जिस तरह से पैसे तकसीम किए गए थे उस दौर में भी, फिर 94-96 में भी इसी तरह हुआ। ये फॉर्मर आपके आर्मी चीफ, मैं नाम अब ज़हन से मेरे निकल गया, उन्होंने भी बल्कि इसका इकरार किया कि ये काम हुआ था। अच्छा। उस दौर में। ठीक है। अच्छा, जो आपके, क्योंकि आप अपने हल्के में तकरीबन 15-16 साल से एक्टिव है। जी जी। और माशाल्लाह 18 साल हो चुके हैं। 18 साल से, और आपको हल्के का काफ़ी आते जाते, तो आपको हल्के के सबसे बड़े मसाइल क्या नज़र आते हैं? मेरे हल्के में सबसे जो बड़े मसाइल हैं ना जी, देखें, जिसमें 2-3 मैं आपको बता देता हूँ। हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, ये मैं समझता हूँ, और साफ़ पानी, ठीक है। ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो हमारे हल्के में जिनका बहुत ज़्यादा था। इसलिए जब मेरे फादर जब डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बने थे तो उन्होंने हर यूनियन काउंसिल में जो गवर्नमेंट ने फ़ंड दिए थे उसके अंदर रहते हुए हमने हर यूनियन काउंसिल में, पूरे NA में 82 में हर यूनियन काउंसिल में वेटनरी हॉस्पिटल्स बनाए। हमने जच्चा बच्चा सेंटर्स बनाए, ठीक है, आज भी कायम है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 90% वो बंद पड़े हैं और वो बिल्डिंग्स को अभी भी आप जाके देखें हर यूनियन में और खाली हैं, और उधर लोगों ने अपने जानवर बांधे हुए हैं। ऐसे ही है। और इक़्तिदार में जो पिछले 30 साल से हैं उन्होंने ना तो वहाँ पे डॉक्टर्स को अपॉइंट किया, आज भी जो इक़्तिदार में हैं
वो अभी भी हेल्थ मिनिस्ट्री उनके पास है। मतलब आज भी आप 1.5 साल बाद भी देख लें तो अभी भी सोलंग नालियों पे, सड़कों पे जोर है, जबकि ये बुनियादी चीज़ों पे अभी तक जोर नहीं है। अभी भी लोगों को जब हॉस्पिटल जाते हैं, ये सरगोदा, ये भेरा का जो हॉस्पिटल है, इसको THQ मेरे फादर ने करवाया अपग्रेड करवा के, ट्रामा सेंटर बुलवाल मेरे फादर ने उस टाइम बनवाया। और फिर अभी भी आप जाके देख लें, भी हेल्थ के इश्यूज़ ये हैं कि लोगों को अभी भी अगर कोई ज़्यादा मसला हो तो उनको सरगोदा या लाहौर रेफर कर दिया जाता है। अमूमन गरीब लोग इसके अंदर जो हैं वो रास्ते में ही अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। जबकि और अगर उनका इंटरेस्ट, डॉक्टर साहब खुद हैं वो हमारे जो अभी MNA हैं, तो आप ये देख लें कि जो वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं और जो जच्चा बच्चा सेंटर्स बने हुए हैं, वो इस दौर में अभी भी 1.5 साल से उन बिल्डिंग में अभी तक वो बिल्डिंग, मतलब एक इंटरेस्ट की बात है ना, वो इसी तरह खाली पड़े हुए हैं, ना कोई डॉक्टर्स अपॉइंट हुए हैं, ना वेटनरी हॉस्पिटल चल सके चंद के अलावा। और अभी भी आप जाके सर इसकी भेरा की और उसकी मियानी की हालत देख लें और भुलवाल की, तो आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, जैसे कि आपने बुनियादी मसले कहा है, ये तो तीनों नज़र हल होते हुए नज़र तो हमें नहीं आ रहे। और दूसरा ये है कि जैसे हुकूमत ने इन्हें तो कर ही प्राइवेट दिया, मतलब देखें प्राइमरी स्कूल उन्होंने प्राइवेट कर दिए हैं, और जच्चा बच्चा सेंटर हैं या बुनियादी मरकज़ है उन्होंने प्राइवेट कर दिए हैं, तो बुनियादी चीज़ें तो आवाम से तो उन्होंने छीन ली हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं इसी बारे में यही तो आपको कहना चाह रहा हूँ। देखें, प्राइवेट अगर करना था तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो हमारे पाकिस्तान में ऑलरेडी कमी कोई नहीं है। बेसिकली गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमारे से, गरीबों से। हम तो अगर हमने माचिस की डब्बी लेनी है हम उस पर भी टैक्स देते हैं। हमने मोबाइल पे एक कॉल सुनी है उसका भी हम टैक्स देते हैं। हम तो जितने टैक्स हमारी आवाम बेचारी दे रही है, इतना तो शायद सारी दुनिया में अगर आप रेशो निकाल लें तो ये जो कहते हैं ना सबसे कम हम टैक्स ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स हम दे रहे हैं। ऐसे ही अगर आप ओवरऑल रेशो निकालें तो 45% के करीब आपकी इनकम का टैक्स बन जाता है। आपने तो दुकान पे जाके कोई एक छोटी सी चीज़ लेनी है, उस पर आप विदहोल्डिंग टैक्स और सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये काम है कि जो गरीबों के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनका इलाज, उनको मेडिसिन फ्री मिलनी चाहिए, जबकि इन्होंने उनको प्राइवेट कर दिया। अब जब प्राइवेट कर दिया है तो मुझे समझ ये नहीं लगती कि उस प्राइवेट करने का फ़ायदा क्या है, कि जब एक गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं करता प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, ऐसे ही तो उसने इधर क्यों जाना है। ऐसे स्कूल्स, एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे अब ये प्राइवेट करना शुरू हो गए हैं। प्राइवेट करने तो प्राइवेट तो ऑलरेडी बहुत हर महल्ले में स्कूल खुले हुए हैं। ऐसे भाई आप अपनी पॉलिसी ऐसे बनाएं, हमें एजुकेशन फ्री देना गरीबों को। जी जी, तो आप वहाँ पे आप उनको भी आपने क्लास 1 से आप स्टार्ट ले लिया कि प्राइवेट कर दें, और आहिस्ता आहिस्ता आप तमाम टीचर को स्टेप डाउन करते जा रहे हैं। इनकी आपने पेंशन को ख़त्म कर रहे हैं और 9 महीने का सिर्फ टीचर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे तो इन फ्यूचर लगता है शायद कोई टीचर इधर रहने के लिए ना आए, पढ़ाने के लिए ना आए। कैसे वो आएगा ऐसे जब उसको अपना फ्यूचर ही नज़र नहीं आ रहा। फिर लोगों ने बाहर ही भागना है। ऐसे। और पानी की पोजीशन ये है कि देखें, जिस टाइम थे उस टाइम गवर्नर सरवर साहब ने साफ पानी का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। मैंने 14 जगहों पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की अप्रूवल करवाई थी। भेरा में एक खुल गया, मैंने कलानपुर में भी एक दिया, मैंने चावा में दिया, मैंने चक्रमदास में दिया, मैंने खान मुमदे वाला में दिया, मियानी के अंदर मैंने दिया। अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट हमारी टाइम से पहले चली गई। अभी था तो मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा ये एम था कि हम कम से कम इस लेवल पे तो करें ऐसे कि कम से कम लोगों को साफ पानी तो मिले ना। हमारे तो बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, वो गंदा पानी पी पी के और हेपेटाइटिस का शिकार हैं। ऐसे इधर आप अभी टेस्ट करवा रहे हैं लोगों का, आपको 70% लोग मिलेंगे जो हेपेटाइटिस का शिकार हैं और इस गंदे पानी की वजह से हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक इनके ऊपर तवज्जो कोई नहीं है। अच्छा, अगर अज़म भाई आपको अपने हलके में नुमाइंदगी का मौका मिलता है तो आप इन कामों में सबसे पहले क्या काम करवाना चाहेंगे? देखें, मैं आपको बताता हूँ, जब पिछला गवर्नमेंट आई तो मैं सीट लूज़ कर गया था, बट मुझे मेरी पार्टी ने उस टाइम चेयरमैन चीफ मिनिस्टर पंजाब कंप्लेंट सेल बुलाया। इसके अलावा मुझे स्पोक्स पर्सन बनाया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। तो मैंने हारने के बावजूद जो कुछ मैंने काम किए वो बुनियादी ऐसे काम थे जो हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स पिछले 30 सालों में ना कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं चंद एग्जाम्पल्स दे देता हूँ तो आपको आईडी। भेरा मलिकवाल रोड आपकी मेजर रोड है, ऐसे जो हमारी तहसील की है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे थे, आए दिन बंदे मार रहे थे, टूटी हुई रोड थी। 1 अरब रुपए की लागत से ये रोड भेरा टू मलिकवाल मैंने स्टार्ट कराई, इसका इनॉग्रेशन की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मियानी से आए हैं, आपको 10 मिनट लगे होंगे आने में। पहले इधर आने में भी आपको घंटा से 1.5 घंटा लग जाता था। बिल्कुल ऐसे ही। नंबर 2, रेस्क्यू 1122 मैंने इसको इनॉग्रेट करवाया। इसके लिए मैंने इसकी एम्बुलेंसेज मंगवाई, इसके लिए सारा कुछ किया, वो भी मैंने इनके हवाले की, सब कुछ, उसका भी रिकॉर्ड आपके पास है। उसके बाद आप देखें कि सालम टू सरगोदा रोड, ये गवर्नर सरवर साहब ने उस टाइम खसूसी शफकत की और उन्होंने इसकी मुझे अप्रूवल दी। उससे फ़ायदा हमारे पूरे हल्के को हो रहा था, ना सिर्फ मुझे नहीं हो रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली वो 8 अरब का प्रोजेक्ट था और उस टाइम भी बड़ा शोर उठा और काम स्टार्ट हो गया। NLC के पास मैं इसकी जानिब आऊंगा, ये मेरे पास सवाल है माजरत के साथ। अच्छा, भेरा के लिए देखें, मैंने भेरा तहसील के लिए मैंने यूनिवर्सिटी की बस का इजरा करवाया।
पखोवाल से लेके मियानी तक की रोड मैं बनवा रहा हूँ, जबकि वो किसी और के घर को जाती है। अच्छा। आप अंदाज़ा कर लें, वो भी बनी उस दौर में। आपकी रोड ये ठट्ठी वलाना वाले बेचारे अभी अपनी मदद आपके तहत उन्होंने अभी बनाई है, लास्ट टाइम वीडियो अपलोड हुई, अगला हिस्सा उन्होंने बनाया है। वो रोड मैंने बनवाई। मैंने शेखपुर से लेके सरदारपुर तक की रोड दी, सरदारपुर से लेके चक अपना शेर मोहम्मद वाला तक की रोड दी, और इस तरह की कई मेरी चक काजी की सड़क पिछले 25 साल से नहीं थी, वो मैंने बनवाई। ये एक हारने के बावजूद ये चीज़ें थी। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे पोस्टमार्टम का सेंटर नहीं था उस टाइम, मैडम नायला होती थी जो आपके मियानी शहर से थी, तो हम दोनों ने मिलकर इसका इनाग्रेशन किया भेरा में। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि हेल्थ के ऊपर, या लोगों को कोई आदमी मार गया उसको पोस्टमार्टम के लिए किधर जाना पड़ता था, सरगोदा, वो हमने यहाँ पे बनवाया। डीएसपी भेरा की तैनाती 6 साल से पेंडिंग पड़ी हुई थी, ऐसी है, वो मैंने करवाई। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने हेल्प सेंटर मैंने बनवाया, जो हमारे लाइसेंस बनते हैं, जो हमारे सर्टिफिकेट्स, खिदमत मरकज़ जो है वो मैंने यहाँ पे बनवाया। ठीक हो गया। सबसे बड़ा जो काम मैंने किया, जो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले वक्तों में भी, कि भेरा को मैंने वॉल सिटी डिक्लेयर करवाया। और ये मैं 2 साल लगा सीएम को ब्रीफिंग्स देना, गवर्नर साहब को देना, लशारी साहब आए। वॉल सिटी बनाने का मकसद था कि हमारी भेरा की जो पुरानी सकाफत है, इतनी हमारा पुराना ये कितने 100 साल पुराना ये शहर है, इसके मंदिर, इसके गुरुद्वारे, इसका रेलवे स्टेशन, इसकी गलियाँ, आप इन चीज़ों को देखें। इसको उसको करने के लिए, सेव करने के लिए इसको वॉल सिटी बनाया, ताकि टूरिस्ट बाहर से आए, और जब टूरिस्ट ने बाहर से आना है तो आपके रोज़गार भी खुलने हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो हैं कोई नहीं। उनको जब आप प्रिजर्व कर लेंगे, तो आप मुझे बताएं ना, जब टूरिस्ट आएंगे, इनके लिए एक ऑफिस भी यहाँ पे बन गया, सर्विस एरिया पे बोर्ड्स भी लगने थे, सारा कुछ था, सारा डिसाइड हो चुका हुआ था। इतना ज़बरदस्त ये एक शहर बन जाना था, लाइटिंग प्रॉपर तरीके से, जिस तरह आप बाहर यूरोप में जाएँ तो होता है। तो जब टूरिस्ट ने आना था, और जो हिंदू लोग हैं, सिख लोग हैं, जब वो आते हैं, उन्होंने अपने आके देखने थे, गुरुद्वारे देखने थे, मंदिर देखने थे, तो ऑब्वियसली लोगों को उसका बेनिफिट होना था। ठीक है। ये मैंने अप्रूवल करवा ली, और ये कैबिनेट से अप्रूवल हुई, ये ज़ुबानी कलामी नहीं है, लेकिन अभी तक वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अच्छा, मैं ये बताएं कि जो हमारे साथ, और एक बात मैं आपको थोड़ी सी, आपने कहा कि जी आप, मैंने कुछ ना होते हुए भी ऑन द रिकॉर्ड है, मैंने खुली कचहरियाँ लगाई। ऐसे ही है। मैंने 1 विंडो ऑपरेशन किया, क्योंकि मुझे पता था गरीब हर दरवाजे पे नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं जा सकता। मैंने डीएसपी से लेके सीओ एजुकेशन, एक्सियन हाईवे, एक्सियन इरिगेशन डिपार्टमेंट, अपना जितने डिपार्टमेंट, 36 डिपार्टमेंट हैं पंजाब के, ठीक है, लाइफ स्टॉक के हो गए, फूड डिपार्टमेंट हो गया, तमाम लोग बैठते थे, और मैं खुली कचहरी लगाता था, और लोगों के मसाइल उसी जगह पे सॉल्व किए जाते थे, या ज़्यादा 2 हफ्ते लग जाते थे, कईयों के नहीं भी हुए, सारे काम तो नहीं होते, बट मैंने ये एक एफर्ट ज़रूर की। और मेरा ख्याल है ये मैं पहला शायद बंदा था जिसने हारने के बावजूद भी एक उसको छोटी सी एक चीज़ मिली, और उसने उसका बेनिफिट इस तरीके से लिया कि उसने 1 विंडो ऑपरेशन किया, और तमाम लोगों के लिए हर दूसरे हफ्ते यहाँ पे खुली कचहरी लगती थी। ना सिर्फ मैंने यहाँ पे की, मैंने बुलवाल में भी लगाई, मैंने कोट मोमन में लगाई, मैंने शाहपुर में की, मैंने जाकर खुशाब में जाकर लगाई, और इससे गरीबों को बेतहाशा फ़ायदा हुआ। देखिए, ये बाकी ही मैं इस पे आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बड़ी अच्छी आपकी एफर्ट थी कि गरीब बंदा कहाँ से उठ के आपके पास आता, बल्कि आपने ही वहाँ कचहरियाँ लगाई और महकमों को आपने बैठाया कि ताकि गरीबों के मसाइल हल हो। तो अच्छा, जो कि साबका या मौजूदा जो नुमाइंदे हैं, उनकी ऐसी क्या कोताहियाँ हैं जो, जिससे अगर आप आते हैं तो मौजूदा जो अभी मसाइल ऐसे हैं कि आप आकर उन्हें दूर कर सकते हैं? देखें जी, सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो है थाना कचहरी का कल्चर। एक तो इसको ख़त्म होना चाहिए। मैंने अपने दौर में भी पूरी कोशिश की कि ये ना हो। अभी भी आप देख लें कि पुलिस स्टेशन में चले जाएं तो कोई काम भी उनसे पूछे बगैर, क्योंकि उनके लगाए हुए आदमी हैं, इंसाफ यहाँ पे नहीं है, गरीब रोल रहा है यहाँ पे, आए दिन यहाँ पे डकैतियाँ हो रही हैं, उनके पीछे सपोर्ट अक्सर जो है जाके मिलती है पीछे से, जब उसका कुरा निकाला जाता है तो वो जाके हमारे जो बरसर इक़्तिदार जो लोग हैं उनकी तरफ जाता है। ठीक है। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक मर्डर हो गया नब्बा में, मैं कल भी वहाँ पे गया हुआ था। ठीक है। आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी FIR नहीं हो रही थी, मर्डर हुआ हुआ है। अच्छा। और वो डिले हो रहा था। फिर चावा में 3 दिन पहले बुलवाना फैमिली है, उनके ऊपर फायरिंग की गई, उनकी एजेंसी के ऊपर फायरिंग की गई, और उनकी FIR नहीं ली जा रही थी। जिन पे फायरिंग हो रही है, मजे की बात यह है कि FIR भी उन पे हो गई है। अच्छा। और फिर बड़ी मुश्किल से वो क्रॉस वर्जन बनाया गया। सो इस तरह के कई ऐसे मामला हैं। अभी आज भी कुछ लोग आए हुए थे,
कलश शरीफ से आए हुए थे, चकसदा से आए हुए, जिनके ऊपर नाजायज़ पर्चे दिए जा रहे हैं, जिनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि अगर आप प्राचा ग्रुप से हैं या आप एंटी इक़्तिदार ग्रुप हैं तो आप इसको ज्वाइनिंग दें तो आपके लिए सहूलतें सारी खुल जाएंगी। अगर इस तरीके से ना लोगों को साथ अटैच करना है तो वो दिल से तो कोई भी नहीं होगा, वो जो दिली मोहब्बत होती है वो तो नहीं, आप कर लें बेशक, हमें तो कोई नहीं, अभी आपके पास ताकत है, इससे ज़्यादा अरूज आप लोगों को मिलना भी नहीं है। मैं ये क्लियर कट बताना चाह रहा हूँ। इस टाइम समझ चीफ मिनिस्टर भी आप हैं, ऐसे चीफ सेक्रेटरी भी आप हैं, 3 मिनिस्ट्रियाँ आपके पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने आपको इज्जत दी, हमें भी करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत इसलिए नहीं दी कि आप गरीब लोगों को उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं और इस तरीके से करें। अब जहाँ जहाँ से भारत साहिबान हारे हैं पिछले दौर में, जहाँ जहाँ से भी आप जाकर उन इलाकों में चेक कर लें, ये तो उनकी डेवलपमेंट भी कराने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, ये जो थाना कचहरी का सिस्टम है, ये क्या आप समझते हैं कि ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि हमारे इस एरिया में तकरीबन पिछले 30 साल 35 सालों से तो ये सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। देखिए भाई, मैं एक बात बताऊँ, कुछ चीज़ों को हमने खुद भी ठीक कर रहे हैं, घर बैठ के तो बातें कर लेते हैं, हम तनकीद भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके नुमाइंदे के ऊपर। ठीक है। अगर आपकी अपनी सोच ये है कि मेरिट होना चाहिए, मेरिट पे आपके थानों में ऐसे चोज लगें। कितनी कुछ सिफारिशें आप लोगों ने देखा है जो जुडिशल में जाके करते हैं, कितनी कुछ सिफारिशें हम जो हैं हम जाके आर्मी के अंदर करते हैं, वो इंडिपेंडेंट इदारे हैं। ऐसे ही जिस दिन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा, आप यकीन करें हमारे इधर क्राइम रेट आपका 90% नीचे गिर जाएगा। जब SHO को पता होना है कि भाई मैंने इनके कहने के ऊपर तबादला नहीं होना, उसको भी अपनी नौकरी पे आ रही है। ऐसे करप्शन की रीज़न भी यही है, जब वो पैसे दे के आगे लगते हैं इन लोगों को या उनकी मंशा के मुताबिक फिर वो काम करते हैं, तो फिर मेरिट तो नहीं रहता। मेरिट तब होना है जिस आपका नुमाइंदा भी ये चाहे कि मेरिट हो। जिस टाइम आपका ये इरादे हो कि जिस तरीके से अभी हो रहा है कि आप प्रेशराइज करके लोगों पे झूठे पर्चे करा के उनको थाने में बिठा के फिर आप उनको माफ़ी मंगवा के उठवाएंगे, तो मेरिट आप कैसे सोच सकते हैं यहाँ पे हो सकता है? तो मेरिट तभी होना है जब आपके नुमाइंदों ने चाहना है, और ये आपकी अपनी अपनी सोच है। मेरी तो ये सोच है कि पुलिस को एक इंडिपेंडेंट इदारा होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली उसको चलना चाहिए, उसके डिसीजन इंडिपेंडेंटली हों, ताकि वो हमारे मुल्क में जो क्राइम जो चल रहा है, हमारे मुल्क में जो इंसाफ नहीं है, वो हमारा कायम हो। ठीक है। अच्छा, इमरान खान की जो मौजूदा क़यादत है और जो पहले क़यादत है, इसमें आपको कोई फ़र्क नज़र आता है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जो तो असल क़यादत है या तो वो अंदर या वो साइड पे हो चुकी हुई है। ठीक है। मौजूदा जो क़यादत है इसको तो मैं ऐसा क़यादत नहीं कहूँगा, इसलिए कि पॉलिटिकल लोगों से तो मिलने नहीं दिया जा रहा। ठीक है। और जो चंद लोग मिलते हैं, मैं समझता हूँ कि वो कंप्रोमाइज़ लोग हैं किसी हद तक। ठीक है। अब जब 2 4 6 लोगों ने ही जाना है आगे मुलाकात करने और जो उन्होंने ब्रीफ करना है वही कुछ होना है, तो देन कैसे होगा? नंबर 2, सोशल मीडिया भी एक जो है शो, ठीक है, नो डाउट सोशल मीडिया ताकत है PTI की, बट सोशल मीडिया के अंदर इस ताकत का भी नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया गया है कि जब भी बात आती है स्टेबिलिटी की या ये बात आती है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करके इसको किया जाए, डील नहीं बातचीत, उसके ऊपर भी आपको देखते हैं आप शोर उठना शुरू हो जाता है। कुछ लोग हैं जो इससे पैसा कमा रहे हैं और ये एक ऐसा मंजन बेच रहे हैं जिससे कि अवाम में वो एक नफरत का एलिमेंट उभार रहे हैं। हुई हैं गलतियाँ, हर किसी से होती हैं, लेकिन उसका कोई हल भी निकालना चाहिए। हमारा मुल्क स्टेबल तब तक नहीं होगा जब तक तमाम पार्टियां मिल बैठ के अपने फैसले नहीं करेंगी। ठीक है। अभी भी एक, अभी जब कॉन्फ्रेंस हुई तो खान साहब को अगर वो बीच में बुला लेते तो कोई हर्ज भी नहीं था, कम अज़ कम किसी तरफ तो बात निकलती। ऐसे ही है, अब तो बीच में रुका हुआ है काम। सो मैं ये समझता हूँ कि तमाम पार्टियों को इकट्ठा बिठा के तमाम लोगों को कंसेंसस के साथ ये डिसीजंस करने चाहिए ताकि इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए। ठीक है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये मैं आपको बता दूँ कि इंशाल्लाह ताला इस मुल्क ने उठना है और ये अल्लाह ताला ने उसको उठाना है। सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं तो ये किसी शख्सियत का काम नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ताला जो है ना एक इस तरफ हमें लेके जा रहा है हमारे मुल्क को कि जिसमें आप आने वाले वक्तों में देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह का हुक्म हुआ तो हमारा मुल्क उठेगा ज़रूर। चाहे जैसे भी अल्लाह ताला के राज हैं, ये मेरी एक असेसमेंट है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, अब पता नहीं क्या सुपर पावर्स कौन होंगी, हम किस ब्लॉक के साथ होंगे, आया कि हम चाइना रशिया के साथ होंगे, हम अमेरिका के साथ होंगे, किसके साथ होंगे? जो अभी डील्स चल रही हैं ग्वादर की, जिस तरीके से चाइना के साथ आर्मी की चल रही हैं, लीज़ की बातें हो रही हैं, उसमें कमिटमेंट्स की बातें हो रही हैं। कुछ IPPs को अगर आप देखें, ये जो मुश्किल फैसले हैं ये हमारी ये जो गवर्नमेंट है ना कठपुतली ये नहीं कर रही, बेसिकली ये तो पीछे बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं ये फैसले। अच्छा। अब IPPs को जो बंद कराया गया है वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। जो बात ठीक है वो भी करनी चाहिए, जो गलत है वो भी करनी चाहिए। ठीक है। जो कुछ हमारे साथ हुआ वो गलत था, जो कुछ ठीक हो रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ।
अब IPPs का जब ये सारी कंपनियां बंद होनी है तो हमारे मुल्क को 1200 अरब रुपए की सालाना बचत होनी है। उसका आपने पहला स्टेप देखा है कि अभी इन्होंने कुछ 40% बंद कराई है, 7 रुपए रेट गिरा। अगले 2 से 3 महीने में जो मुझे नज़र आ रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, हमारा 15 से 20 रुपए और रेट गिरना। ठीक है। IPPs की वजह से, बंद होने की वजह से। ठीक है। फिर अभी जो सऊदीया के साथ हमारा रिकॉर्डिक का एग्रीमेंट हुआ है, जो 15% का शेयर ले रहा है, वो $52 ट्रिलियन है। और जब उसकी पहली इंस्टॉलमेंट 2026 में आनी है और 2027 में दूसरी आनी है, तो आई होप सो कि इंशाल्लाह ताला आपको IMF में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये भी डिसीजन जो हैं ये भी एस्टेब्लिशमेंट के हैं। ठीक है। आप देख लें यूटिलिटी स्टोर्स के बंद कर दिए गए हैं, वो अरबों रुपया, कोई फ़ायदा नहीं था गरीब को। मैंने भी खुलवाया था जब इनाम साहब थे, मेरे फादर थे भेरा में, कोई बेनिफिट नहीं था, सवाई तनख्वाहें ले रहे थे, करप्शन हो रही थी, अरबों रुपए की सेविंग हो रही है। GPO को देख लें, जनरल पोस्ट ऑफिस, कितना आप यूज़ करते हैं आप? मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस गए हो, आपको शायद बहुत उम्र गुजर गई होगी, आप TCS या दूसरी यूज़ करते हैं, ऐसे ही उसके 70% एम्प्लॉयज़ को ख़त्म किया गया, अरबों रुपए की सेविंग हो रही है। तो ये जो डिफ़िकल्ट डिसीजंस हैं वो भी ले रही है एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है अपना आपका वक़ार बुलंद करने के लिए कि अगर मैशियत बहाल हो गई तो एस्टेब्लिशमेंट का वक़ार भी बहाल होगा। साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि PTI के जो ये मसाइल जो हैं इनको भी एप्लीकेबली हल करना चाहिए, और दोनों इदारों को, यानी जमात को भी, इदारों को एक एक कदम पीछे हटें। इस टाइम प्रॉब्लम ये है, कब्र एक है और बंदे दो हैं। अब कब्र में किसने जाना है वो फैसला तो किसने करना है, इतना इजी जॉब नहीं है। तो एक एक कदम को पीछे हटेगा। अब जो लोग अंदर जाते हैं, खान साहब को बताएं ना। अच्छा, ये जो एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि एक अदारा है, देखें तो आप समझते हैं कि अदारे को इन चीज़ों में मुदाखलत करनी चाहिए? ये तो गवर्नमेंट के काम है जितने आपने बताएं, तो ये तो गवर्नमेंट को करने चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, तो क्यों ये अदारा को एक अपनी हद तक रहना चाहिए ना? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। देखें, गवर्नमेंट को अगर ये काम करने चाहिए, गवर्नमेंट आई कैसे है, इसका भी जवाब दें आप, बताएं आप। गवर्नमेंट तो कैसे आई है? उनके सारी आई है। कैसे आई है मुझे आप बताएं, आप भी इलेक्शन के दौरान इधर ही थे ना, कैसे आई है? एस्टेब्लिशमेंट फिर जो लेके आए हैं फिर उन्होंने संभालना ना। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का जो वक़ार ख़राब हुआ है, इस मैशियत की बहाली से ही उनका वक़ार ठीक होना है। और ये मेरी एक असेसमेंट है और वो इस पर लगे हुए हैं। ठीक है। अगर गरीब आदमी को अपनी पेट की फिक्र ना रहे, अगर गरीब आदमी को खाने का और ये लाले ना हो और जॉब्स और रवानी हो पैसे की, सब कुछ हो, तो मेरा ख्याल है आपके मुल्क के तो 80% मसाइल वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। नहीं, क्या ये इस चीज़ों से हो जाएंगे जैसे जो PTI पार्टी के साथ मामला चल रहे हैं, या आवाम को उठाया जा रहा है, चार दीवारी का जो तकद्दस है पामाल किया जा रहा है, या जिस तरह औरतों को जेल में बंद किया गया है, तो इस तरह क्या आवाम के दिलों में मोहब्बत आ जाएगी? नहीं आएगी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जो गलत काम कर रही है ये भी गलत हुआ है, जो ठीक कर रहे हैं वो भी, इसका तो सबसे ज़्यादा शिकार मैं हूँ। देखा जाए तो फिर मैं शिकार हूँ। ये सब कुछ तो मेरे साथ भी हो चुका हुआ है। अदरवाइज जो आपने बात की कि जिस तरफ हवा होती है आपके बारे में सुना है आप उधर जाते हैं, तो फिर मैं क्यों बैठ गया था? क्यों मेरे से इलेक्शन में मैंने कंटेस्ट नहीं किया? ये सारे मामला आपको भी पता है, और जिन्होंने मतलब करवाया आपको भी पता है। तो इस चीज़ को बेहतर करने के लिए कुछ अच्छा काम हम डिलीवर करेंगे तो हमारी साख बहाल हो रही है ना। ठीक है। अच्छा, अदलिया, फौज और दीकर अदारे जो भी हैं, उनका पार्टी के साथ जो ताल्लुक है वो कैसा होना चाहिए? इन अदारों का साथ पार्टी का ताल्लुक कैसा होना चाहिए? देखें, पार्टी का ताल्लुक, देखें, इदारा एक बजाते खुद एक आप कह लें कि एक थंब है इधर का, और इदारों के साथ आपने मिल के चलना होता है। जब इस मुल्क को चलाना है तो इदारों की और आपकी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इदारे आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, आप इदारों के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इस तरह से तो मुल्क नहीं चलते ना। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो इदारों को भी चाहिए उनका एहतराम करें, और जो गवर्नमेंट आती है उसको भी चाहिए कि वो भी इदारों का एहतराम करें। जब आप एक दूसरे का एहतराम करेंगे, मिल के चलेंगे, तो ये मुल्क ठीक चलेगा। अदरवाइज तो खींचा तानी में और एक दूसरे के पाँव खींचते रहेंगे तो इस तरह से तो नहीं मुल्क चलता। अच्छा, PTI के जो इंसाफ है, खुददारी है, करप्शन से पाकिस्तान का जो विजन था, इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, मैं इस पर कोई कमेंट ऐसा कभी नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं अभी इसका हिस्सा नहीं हूँ। ठीक है ना, ये तो अब लोगों को पता है, और इसके बारे में तो भी मैं अभी ऐसा कोई, मैंने जो बातें बेसिक बातें थी आपको बता दी। जो ज़्यादती हुई, जो गलत हुआ, जो गलतियाँ हमारी तरफ से थी, कुछ सोशल मीडिया की, कुछ हमारी, कुछ उनकी, और कुछ जो अब हो रही हैं नॉन पॉलिटिकल लोगों के हाथों में दे दिया गया। और आई डोंट थिंक सो
मतलब है कि इससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, तो मैं समझूंगा कि नॉन पॉलिटिकल जो जिनका जो काम है उनको वही करना चाहिए। ऐसे ही। अगर पॉलिटिकल लोग हैं वो पॉलिटिक्स में है, लॉयर्स हैं उनका काम है वकालत करना। जब आप अपनी फील्ड से हट के दूसरी तरफ किसी को देंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ें उस तरीके से नहीं चलेंगी जैसे होनी चाहिए। तो अभी ओवरऑल तो इस पार्टी जो है ये तो अभी जिन लोगों के हाथों में है बिल्कुल सिंसियर होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक फील्ड होती है ना हर आदमी की। अब मैं अगर मुझे आप कहें कि हाई कोर्ट में जाकर केस लड़ो या सुप्रीम कोर्ट में, मैं तो कभी भी नहीं कर सकता। मैं 10 साल भी लगा रहा हूँ, मैंने जब पढ़ी नहीं, मुझे पता ही नहीं है उसका। इसी तरह ये जो ऊपर अब बैठे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली जैसे भी हैं, ये खान साहब बेहतर समझते हैं, उनका अपना डिसीजन है, तो वो पॉलिटिकली कैसे डिसीजंस लेंगे या कैसे करेंगे। अच्छा, अगर जैसे आप भी आपने कहा कि मतलब जैसे पार्टी की पॉलिसी और आपकी राय में अगर ज़ाती राय में फ़र्क हो तो फिर आप क्या करेंगे? मैं समझा नहीं आपकी बात को। मतलब कि अगर पार्टी की जो पॉलिसी है और आपकी जो ज़ाती राय है उसमें फ़र्क हो, देखिए मैं तो अभी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। मैंने तो इलेक्शन भी, अगर नेक्स्ट टाइम होता है या देखिए जी, अगर आपकी राय में डिफरेंस है, जिस तरह मेरे फादर एक एमएनए थे, सिटिंग एमएनए थे, और उन्होंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि इख्तलाफ था, ठीक है, तो या तो आप पार्टी छोड़ दें, बजाय कि आप बैठ के बैक बाइटिंग करें और बातें करें, आप पार्टी छोड़ दें। देखें, पार्टी छोड़ना और छुड़वाने में बड़ा फर्क है, और रिजाइन करके जाने में भी बड़ा फर्क है। तीनों चीज़ों का फर्क है जो लोग समझते नहीं है। लोटा वो होता है जो बना यहाँ से चला उधर गया। अगर हमने पार्टी छोड़ी तो हमने रिजाइन किया और दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट किया, अवाम में आए ना। ऐसे ही जब मेरे फादर ने रिजाइन किया तो मेरा भाई आया अवाम में, इलेक्शन लड़ा। अगर लोगों को पसंद नहीं था ना बनाते, ऐसा ही है। ठीक है। नंबर 2 ये है कि अगर आपको इख्तलाफ अगर पार्टी से अगर है तो आप या तो खुल के उनके सामने इजहार करें और इस तरीके से आप साइड पे हो जाए। अच्छा, तरीके इंसाफ आपने क्यों छोड़ी, किसके कहने पे? क्योंकि आपने एक वीडियो बयान दिया। ये बड़ा आपने क्वेश्चन वो किया जो ओपन सीक्रेट है, और मेरा ख्याल है इस पर क्या आपने डिबेट करनी है, सारी दुनिया को पता है। नहीं, मुख्तसर सा बताएं। मुख्तसर क्या बताएं जब सारी दुनिया को पता है। आप मेरे से क्या बुलवाना चाह रहे हैं? आप मुझे बताएं कि क्यों मैंने छोड़ी। चलें आप बता दें। नहीं, इतना बूम मेरे इल्म में ये था कि आपकी इल्म में आया है, शायद गलत भी हो, कि आपने इमरान खान साहब को बताकर ये फिर रिजाइन किया है। क्या ये ऐसा ही है? ऐसा है, ऐसा ही है। मतलब उन्होंने को इल्म में दिया जी। ठीक हो गया। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग बड़ी बातें करते हैं, मैं कोई बेवकूफ़ या पागल लोग नहीं हैं, हम भी इंसान हैं आपकी तरह से। ये भी बात नहीं है कि मुसीबत आई छोड़ के भागे, मैंने जेलें भी काटी हैं, मैं क्यों पार्टी के लिए धरने मैंने दिए हैं, मैंने इधर रैलियाँ निकाली हैं। जब आपके एक स्ट्रेंथ से ऊपर काम चला जाए ना, आपकी जब घरों तक बात चली जाए ना, तो फिर आपको सोचना होता है कि यार मुझे अपनी इज्जत प्यारी है या ये काम प्यारा है। नहीं, जैसे आपने कहा था कि हमारा लीडर है इमरान खान और वो ना झुकता है, डटा हुआ है, डट के खड़ा है, तो फिर आप क्यों झुके, क्यों डटे नहीं? चलें, मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ। आपने मेरे से खुद ही सवाल किया कि जब घर की चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ ना रहे आप क्या करेंगे? तो मुझे आप बता दें। नहीं, आप के बड़े बड़े ऐसे दोस्त भी हैं जो आपकी जमात में, उनके जैसे मैं बड़ी मिसाल देता हूँ तो जसमीन राशिद साहिब हैं जो अभी भी 2 साल से नो डाउट डटी हुई हैं। भाई मुझे डाल लेना डेल में, आपको डाल देना। जो आपने बात की, अब मैं वो बोलना नहीं चाह रहा, अगर उधर तक चले जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपनी हद तक तो कर सकते हैं। देखें, मैंने स्टैंड अपनी हद तक लिया, मैं किसी और के लिए कैसे कर सकता हूँ जब आपके एक उस चीज़ से ऊपर एक चीज़ चली जाए जिसका आपने मेरे से सवाल किया, चादर चार दीवारी का, आप पे मैं छोड़ देता हूँ। चले, मैं पब्लिक सुन रही है, मैं इनके ऊपर छोड़ देता हूँ। जब लेवल इससे ऊपर चला जाए आपके लेवल से हट के, देन फिर आपका डिसीजन क्या हुआ आप बता दें। क्या आप कहेंगे वो लुट जाए सब कुछ? नहीं, मुझे अब आपसे चाहिए ना, आप मेरे से सवाल कर, मैं आपसे कर रहा हूँ। मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ ना कि जैसे उस टाइम कारोबार बंद हुए। मुझे आप किसी की एग्जांपल ना दें। नहीं, मैं आप वो मेरी हद तक है कारोबार। देखें, मैंने जो क्वेश्चन किया उसका जवाब दे दें। अगर आप उसके ऊपर आए तो आप क्या करेंगे? आया आप पॉलिटिक्स को रखेंगे या अपनी इज्जत को रखेंगे? बिल्कुल, वो उसमें कोई शक नहीं है कि इज्जत को ही रखेंगे। जो इज्जतदार है वो अपनी इज्जत बचाएगा। बस सिंपल सा मेरा जवाब आपको ये। अगर कोई किसी को इस पे भी है तो भाई वो आ जाए। देखें, मेरी दौड़ है भाई 100 मीटर की, आपकी दौड़ होगी 300 मीटर। ऐसे ही। हाँ, मुझे जेल में डाल दें तो मेरी ज़ात क्या तक है ना, मेरे बीवी बच्चों और बहनों को, भाइयों को तो नहीं है, या मेरे बूढ़े माँ बाप को तो नहीं है। ऐसे ही। मैं तो जब जेल का कहा गया खान साहब ने, मैं तो गया कि नहीं गया? मैं गया, और गए भी ऐसे कि ढोल बजाते हुए गए, पूरे शानो शौकत से गए, ग्रुप रैलियों के साथ 400 बंदा साथ लेके गए, सीना तान के गए। तो अच्छा हसन भाई, आपने माशाल्लाह जब आप वज़ीर आला कंप्लेंट सेल चेयरमैन रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के,
तो उस टाइम आपने जनाला रोड का बहुत एक इशू था, टूट फूट का शिकार था, तो आपने तीन मेरे ख्याल में रोड सेलेक्ट किए गए, जैसे जनाला, एक रेलवे वाला और एक कनाल नहर के साथ। जी जी जी। तो उसका बड़ा एक मुतनाज़ा चला, ख़ास तौर पर हमारे जैसे नदीम अफजल चंद साहब हैं उनकी जानिब से, क्योंकि वो भी उसी पार्टी में थे। तो वो कहते थे कि जो नहर के साथ बन रहा है वो एक हाउसिंग सोसाइटी की वजह से बन रहा है, एक माफिया है जिसकी वजह से। तो आपने भी उस पर एक दो वीडियो बयान भी दिए, और बल्कि वो उन्होंने कहा कि हम बनवा रहे हैं, आप कह रहे थे हम बनवा रहे हैं, फिर आपने सबूत के साथ बताया कि मैंने बड़ी मेहनत की है। तो फिर आप जैसे खुलियाँ कचहरियाँ भी आपने लगाई, तो भुलवाल में एक खुली कचहरी लगी और वहाँ आपने अपने एक वीडियो बयान में बताया कि एक शायद वड़ैच है जो ठेकेदार है उनका, तो उसने बड़ी वहाँ तलक कलामी भी हुई आपकी। बिल्कुल। तो वो चोर कह रहा था और कह रहा था कि इन्होंने चोरी किया है रोड। तो ये सारा, पहली तो बात है कि ये सारा मुतनाज़ा क्यों हुआ, किस वजह से, और दूसरा क्या सियासत इस हद तक चली गई कि मतलब ऐसे उनके वो जो नुमाइंदे हैं, वो मतलब छोटे बंदे हैं, वो जाकर यहाँ मतलब ये इल्ज़ाम लगाएं कि आपने चोरी किया है रोड। हत्ता कि चोरी करना क्या है, कुछ चीज़ तो चोरी नहीं कर रहे आप ठीक कह रहे हैं। देखें, अच्छा सवाल है। वो जो मुझे चोर कह रहा है उसको पता नहीं वो चोर क्या किसको रहा है। हाँ। पहली बात तो उससे जब पूछा गया हसन किसको कहे, हसन पराचा कौन है, उसको ये नहीं पता हसन पराचा है कौन। हाँ। उनका पेट्रोल पंप लग रहा था उस रोड के ऊपर, ठीक है, उनको अपना लॉस था। इधर हर बंदा अपनी ज़ात का सोचता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अजनाला रोड के ऊपर अगर हम इस रोड को ड्यूल कैरेज बनाते हैं, जितनी ट्रैफिक है वहाँ पे, तो हमें साइडों से ज़मींदारों से ज़मीनें लेनी पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक है। वो बजट चला जाता था 15 अरब रुपए पे, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, लिटिगेशन में आ जाना था। क्यों? लोगों ने कहा था कि हमें तो आपने डीसी रेट देना है, ज़मीन की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपया, आप हमें दे रहे हैं 25 लाख रुपया। हर बंदे ने लिटिगेशन में चला जाना, उसका फ्रंट उड़ा था। ऐसे ही किसी के घर जा रहे थे, किसी के पेट्रोल पंप जा रहे थे। बिल्कुल। लेकिन फिर जब रेलवे की हमने दूसरी साइड पे देखा, उसमें रेलवे की क्रॉसिंग्स इतनी आ रही थी कि वो फिजिबल ही नहीं हो रहा था। क्योंकि इतनी क्रॉसिंग्स, एक 20 किलोमीटर में अगर आप 7 या 8 क्रॉसिंग्स थी, गालबा मुझे पूरी तरह याद नहीं है, तो वो फिजिबल नहीं हो रहा था वो। ठीक है। सबसे ज़्यादा फिजिबिलिटी बनी कनाल के ऊपर, क्योंकि सरकारी जगह थी, कोई लिटिगेशन नहीं है, और प्लस इसके ऊपर कॉस्ट आ रही थी 7.5 अरब रुपया या कितना। तो देन इसलिए इसको फिजिबल किया गया था, और अदरवाइज तो पहला तो प्रपोजल ही अजनाला रोड के लिए दी गई थी। और दूसरी बात रहेगी कि क्रेडिट लेने की वो थी कि असल में मैं चूँकि वहाँ से कंटेस्टेड ही नहीं था, लेकिन एक काम का शौक़ होता है ना। अब देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा बनी मुशर्रफ दौर में, इस एरिया को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, बच्चियों के लिए मैंने बस प्रोवाइड की। ठीक है। जिसका अभी मेरे जो ओपोनेंट है उन्होंने फिर एक दोबारा इफ्तिताह किया, वो तो आपने भी देखा होगा। 30 साल किसी को ख्याल नहीं आया। वो मैं दे रहा हूँ, क्यों? एजुकेशन एक आपको ना बुनियादी एक मसला था। अब वो रोड जो है जब उसके लिए किया, वो एक शौक की बात है। मेरा हाथ पड़ रहा था, मैंने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने सीएम साहब से बात की, उन्होंने ऊपर फेडरल में बात की, बुजदार साहब ने उसकी एनओसी दी, बुजदार साहब ने मीटिंग की। आप उस वक्त के वीडियो क्लिप्स बुजदार साहब निकाल लें, आप उस टाइम सीएम ऑफिशियल पेज निकाल लें जिसके ऊपर क्लियर कट लिखा गया है, बेरा मालिकवाल रोड, सालम टू सरगोदा रोड, फलां रोड, पखोवाल रोड, ये रोड, फलां रोड, ये मैंने हसन इनाम पराचा की रिक्वेस्ट के ऊपर अप्रूव की हैं। ताकि मैंने तो ज़िले के लिए भी कोशिश की, वो भी आप क्लिप्स देख लें उनके ऑफिशियल पेज पे। ठीक है। तो ये तो एक शौक की बात है ना, कोई मतलब है कि आपका हल्का भी नहीं, ये मेरे तो खानदान का, ये मेरे बाप का पैसा तो नहीं है, ये तो आवाम का था यार, उनके ऊपर लगा रहे, तो नेक नामी भी तो मेरी बननी थी ना। ऐसे ही चले, मैंने भी तो कल को कह सकता था यार, ये देखो, अभी भी कहता हूँ, लोग कहते हैं यार ये इसने बनवाई, तो मुझे भी तो खुशी होती है ना। बिल्कुल। तो एक अच्छा काम था, उसमें अगर मैंने कर दिया तो कौन सा गलत किया। ऐसे ही। और रह गई हाउसिंग सोसाइटी की बात, वो क्या निकली है, कोई चीज़ निकली है उसमें से? अभी ये रोड दोबारा शुरू होने लगी है, अब फिर इसके ऊपर प्रपोजल बन रहे हैं। अच्छा। आ गया ना दूसरी तरफ, क्योंकि ये जो सड़क बनी, ये तो एक उसको रिपेयर किया गया, आप ये कह लें। अब फिर उसी तरफ बात दोबारा चल रही है कि वो रोड बनाई जाए, ऐसे ही, और वो इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा भाई, ये जो साइफर आया था, क्या ये हकीकत में था? अगर आप मोहतरमा की निकालें, हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा की, या आप इनके सब के देखें, वो खुद भी कहते हैं ना, उस टाइम क्या कहा था अपना हमारी मरियम नवाज साहिबा ने, कि इस चीज़ के ऊपर खान साहब के ऊपर केस होना चाहिए, ये एक मुल्क की सीक्रेट है, ये क्यों निकाला गया, ये नहीं निकलना चाहिए था। ये बातें हुई।
फिर खुद आप अंदाज़ा कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि पराचा ख़ानदान में कुछ नाराज़गियाँ चली, ये क्यों हुई? क्योंकि माशाल्लाह आपने एक अलग से अपना पब्लिक सेक्रेटेरिएट बनाया, पहले आप सारे एक जगह बैठते थे, तो ये नाराज़गी क्यों हुई? ये क्या वजह बनी ऐसी? देखें, सब मुखालफों का प्रोपेगेंडा है। पहली बात तो ये है कि मैंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, हारून भाई ने किया पीटीआई से। ठीक है। मैंने किया होता तो फिर तो बात थी ना, मैं उनके अगेंस्ट होता। ऐसे ही जिस पार्टी से मुझे मजबूरी बनी उधर उन्होंने स्टैंड ले लिया, जो भी रिज़ल्ट आया। फिर आप मुझे बताएं, जब ख़ानदान बड़े होते हैं, इतनी जो आबादी बन गई है, तो फिर आप लोग सारे फिर उसी तरह पुराना पाकिस्तान जब 1947 उन्हीं घरों में रहते। भाई आपने क्यों अलग घर बनाए? फैमिलियाँ बड़ी हुई हैं, आपके बच्चे हुए हैं, आगे से उनके बच्चे होने हैं, आफ्टर ऑल फिर एक घर से दूसरा आबादी शहर तभी बड़े हुए हैं ना। ऐसे ही ये कहना कि जी इसने क्यों अलग बना लिया, तो ये क्वेश्चन तो फिर मैं आपसे करता हूँ, फिर आप लोगों ने अलग अपने घर क्यों बनाए? भाई 1930-20 से वो घर था, है, अभी भी है। अब फैमिलियाँ कितनी, पहले उधर 3 भाई होते थे, फिर 6 हुए, अब 15 फैमिलीज हो गई, तो बच्चे अब हो गए, अब आगे उनकी शादियाँ हो जानियाँ हो गई हैं। तो आफ्टर ऑल कभी ना कभी तो होना होता ही है। ऐसे ही ये सब बातें हैं जी। अच्छा, ये रूम हसन पराचा साहब ने ये लास्ट टाइम तहरीक इंसाफ से जो इलेक्शन लड़ा और वोट भी काफ़ी उनकी हद तक, मतलब ताकि कैंपेन भी नहीं कर सकते थे, तो इस दफ़ा फिर पार्टी के फैसले ने उन्हें निकाल दिया है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? मैं इसके बारे में कोई कर नहीं सकता, मैं पार्टी का ऐसा नहीं हूँ। मैं कैसे कोई कह सकता हूँ कि क्या इधर तो बड़े बड़े लोग निकल रहे हैं, क्या नाम है आपका लॉयर जो है, क्या नाम? नहीं, मैं इधर नहीं, उसकी नहीं मैं बात कर रहा, ये जिनको अभी निकाला गया है, मरवत साहब हैं और कई लोग हैं। पता नहीं अब इनके अंदर क्या पॉलिसी चल रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि देखिए, जब तक पॉलिटिकल लोग बीच में नहीं बैठेंगे, ऐसे अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। आई डोंट नो कि क्या रीजंस है, क्या नहीं है। अच्छा, आप पार्टी छोड़ने के बाद आप अपने हलके में नज़र नहीं आए, मतलब जैसे आप एक्टिव रहे हैं, तो किधर गए थे? क्या वजह थी, इतनी दूरी क्यों इख्तियार की? देखिए, मैंने बिल्कुल दूरी इख्तियार नहीं की। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन लड़ना है तो मैंने इस हल्के में आना है। मैं नहीं था तो मेरे बेटे आते रहे हैं, तैमूर हसन, हमजा हसन। ठीक है। आई थिंक के पिछले 2 सालों में जितनी हाज़िरी हमारी है या मेरे बच्चों की है, शायद ही किसी की हो। ये ऑन द रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। ठीक है। कोई गमी खुशी हम मिस नहीं कर रहे। हर वक्त इलाके में अब ये डेरा भी बना लिया है। देखिए, कुछ हालात ऐसे थे, केसेस थे, कुछ ऐसे मसले मसाइल थे जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकता था और ये सबको पता है। बट मैंने फिर ये किया कि चले, मैंने अपने बेटों को कम अज़ कम कर लिया। ठीक है। तो अब मैं खुद आपके सामने हूँ। इसकी गैप मैंने नहीं आने दिया। मेरी हद तक ज़रूर था, उसकी भी रीज़न, सर्टन रीज़न हैं जो पता है सबको, लेकिन बट मैंने ओवरऑल रास्ते में मैंने कमी नहीं आने दी किसी की किस्म की। अच्छा, ये नहीं है कि एकदम अब मैं 2 साल बाद ऊपर से पैराशूट से उतरूँ और आ गया। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मैंने अपने बच्चों को अपने हल्के में एक्टिव रखा, तो बच्चों को क्या सियासत में लाने का कोई आपका प्लान है? नहीं। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा बेटा अभी भी तैमूर जो है, जो 2 साल इधर करता रहा, उसको मैंने बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, मास्टर करने चला गया। ठीक है। छोटा बेटा मेरा HSN में पढ़ता है, तो उनको तो मैं सिर्फ इसलिए बीच में लाया हूँ क्योंकि हमारे लोगों से हल्के में हमारे टर्म्स सियासी नहीं है। हमारे टर्म्स उनसे घरेलू तल्लुकात है। जो मेरे ग्रुप्स हैं, कितने अरसे से देखे ना, 30-30 साल से जो हमारे कहा के फिर भी खड़े हैं। वोट बैंक है हमारा एक, वो ये हमारा वोट बैंक वो वाला नहीं है जो मतलब है कि कहीं के आज है कल नहीं है। हमारी 3-3 नस्लों से राब्ते हैं और ये वो तल्लक बेस पे है, ये कोई पॉलिटिक्स का नहीं है वो। अच्छा, क्या आप दोबारा तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेंगे? मतलब कि इमरान खान आपको दोबारा लेंगे? देखें, अभी तो मैं इस बारे में अभी कोई कह नहीं सकता। लेने की बात ये तो जब आएंगे तो पता लगेगा क्या हालात हैं, क्या नहीं है। अभी तो फिल वक्त मैं अभी अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ और मेरा बेसिक अभी मकसद भी कोई ये नहीं, जैसे मैंने आपको पहले कहा, हालांकि मैंने इलेक्शन का टेस्ट नहीं किया, फिर भी लोगों के साथ है। ये तो जो मैंने अपना लोगों के साथ एक राब्ता मेरा है, ये तो रखना ही रखना है कि वो हमारे टर्म्स ही ऐसे हैं। ये मतलब ये जो मेरे जो लोग हैं, वो हमारा और उनका रिश्ता एक ऐसे है जैसे आप कह लें कि जिस्म से आपका एक उज़ाव होता है ना, ये वो है। ये हम एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते, चाहे करें ना करें। नहीं, मतलब कि इमरान खान अगर आपको पार्टी में नहीं लेते तो फिर आप किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे या आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं ये सोच के चल रहा हूँ। ठीक है।
मैं जो अभी चल रहा हूँ ये तो मैं अपने अपने पर्सनल लोगों से, अपनी मेरे ये फैमिली है जिनकी मैं फिर रहा हूँ। जब ये वक्त आएगा जिस तरह से सबके साथ जो हम सब एक मिल के जो होगा फैसला उसके मुताबिक करेंगे। अच्छा, इमरान खान, क्योंकि आपने उनको करीब से भी देखा है, तो वो इमरान खान कैसा लीडर है, आपको क्या लगता है? और इमरान खान क्या बाहर आएंगे? बाहर आने का तो देखें, आगे का काम तो अल्लाह ताला को पता, अब हमें क्या पता कि आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे, आज आएंगे कल आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आना तो है। ये तो नहीं है कि सारी उम्र उन्होंने अंदर रहना है। जो केसेस हैं वो भी आपके सामने हैं, जो वजूहत हैं वो भी आपके सामने हैं। बेसिकली खान साहब शरीफ आदमी हैं, वो वाला लोग आदमी हैं, लेकिन चंद हैं उनमें ऐसी बातें जो खामियां, हर देखें फरिश्ता कोई भी नहीं है, ना मैं हूं ना आप है ना वो है, चंद खामियां जिसका वो नुकसान भुगत रहे हैं, और जब तक वो अपने अंदर ठीक नहीं करेंगे वो नुकसान भुगतते रहेंगे। देखें कुछ बातें होती हैं डिसीजंस लेने, और कुछ है कि कुछ सुन के बातें आगे करने देना, जिस तरह फौरी तौर पे रिएक्शन उसका दे देना, जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इदारों के साथ आपने हर एक के साथ एक अपना एक कह लें एक लड़ाई, एक अड्डा अमेरिका के साथ, और दूसरे ओवरऑल इंटरनेशनली देख लें, आप अपना सी पैक के ऊपर देख लें, फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ देख लें, फिर पार्टी के अंदर के मामला कुछ ऐसे हो गए। ये सारे फैसले उनके अपने होते हैं या कोई उन्हें गाइड करता है? देखिए मैं तो अब उनके साथ होता नहीं हूँ। नहीं, आप पार्टी में तो रहे हैं ना? बिल्कुल सुनते हैं वो बात बड़ी आराम से तामुल, ये बातें हैं कि वो नहीं सुनते, बड़े तामुल से, बल्कि क्योंकि मैंने ये जहाँ तक मुझे इल्म हुआ है, पता चला था कि वो एक ज़िद्दी है, अपना फैसला अटल करते हैं। क्या ऐसा है? देखें ठीक है ना, अब सीख रहे हैं ना, अब कुछ बातें तो अब समझ लग गई होंगी ना। देखें जिद के साथ नहीं काम चलते पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में आपको अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए, कोई एक विंडो आपकी ओपन होनी चाहिए। पॉलिटिक्स तो नाम इसी चीज़ का है कि आप मुज़ाकरात करें, एक दूसरे से बातचीत करें। जब आप वो नहीं करेंगे फिर नुकसान ही उठाएंगे ना। इधर सियासत में आज का दोस्त कल का दुश्मन है, और आज का दुश्मन जो है वो कल का आपका दोस्त है। तो पॉलिटिक्स में अगर आप एक उसको लेके चलेंगे तो इस तरह से नहीं हो सकता। अब आप देखें ना, जैसे फजल रहमान से भी बातचीत के कितनी मुहर, अब सियासी कुछ चीज़ें हैं ना, लेकिन ये चीज़ें हैं जब पॉलिटिकल लोग ज़्यादा मिलेंगे। जब पॉलिटिकल लोग नहीं मिलेंगे, अभी भी आपको मैं बता दूं कि 99% पार्टी के अंदर जो हमारे लोग हैं, जो इलेक्टेड हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं होना चाहिए, बराबरी की सतह पे मुज़ाकरात हों। वो भी इस मुल्क के हैं, हम भी इस मुल्क के हैं, हम कोई मतलब कोई दूसरे मुल्क के तो नहीं है लोग ऐसे ही। तो ये बातें हैं कि जो कहते हैं नहीं होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, और ये बिल्कुल होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए बताएं ना? क्या वो कोई दुश्मन फौज है, या हम कोई मतलब पाकिस्तान के दुश्मन हैं, या इंडिया से आए हुए हैं ये जो पीटीआई के लोग? नहीं, वो तो कहते हैं ना कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ होने चाहिए, हमने इस हुकूमत के साथ नहीं करनी। नहीं देखें, उन्होंने भी देखें, मैं समझता हूँ कि पीटीआई की सबसे बड़ी दुश्मन भी पीटीआई है। मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ बनाई गई थी ना, इन्होंने क्यों करने हैं मुज़ाकरात नून लीग में? दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी कंफर्टेबल, पीपल्स पार्टी इज़ वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि उनके गारंटर भी हम ही हैं। हमसे मुराद के पार्टी है, हम तो नहीं है, मतलब हम तो अब नहीं है पार्टी में, बट ये मेरी एक असेसमेंट है। जब आप इस नैज पे जाके चले जाएंगे, और आपको पता है जो लोग लेके हैं, जब आपने उनसे बात नहीं करनी, ये तो एक हकीकत है ना इस मुल्क की, इस दुनिया के, ये एक हकीकत है जिसको आप जुटला नहीं सकते। ऐसे ही। अच्छा, इमरान खान का जो ये हमारा उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आला पंजाब वाला फ़ैसला था, वो किस नज़र से आप देखते हैं? क्या वो ठीक था फ़ैसला? देखें जी, अगर मैं अपनी हद तक बात करूँ ना, मेरी हद तक, तो आई एम वेरी हैप्पी, सीधी सी बात है। तो उसके अगर अलावा, इसलिए कि मेरे इलाके के लिए तो फंड्स दिए ना उसने, काम किया, कहीं का नहीं किया, ओवरऑल लोगों को सुने, पार्टी की सुने, तो वो कहते हैं गलत डिसीजन था। ठीक है। इसलिए मैं तो चूँकि असेंबली में नहीं था, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, बट मैं अपनी हद तक देखूँ, उन्होंने इज़्ज़त भी दी, रिस्पेक्ट भी दी, जब गया मिले भी। अभी तो आपने मोहतरमा को मिलना हो, सीएम को, तो भूल जाएं कि 5-6 महीने से पहले आपकी बारी आनी है मिलने की। अच्छा। यस, मैं आपको 100% नहीं बता रहा हूँ। आप उनके MP MNA से पूछ लें, चंद लोग हैं जो सिर्फ मिलते जिनकी रसाई है, अदरवाइज आम MP के MNA की तो रसाई भी नहीं है। मतलब जैसे मैडम 3 बजे के बाद तो मिलती भी नहीं है, वो तो घर चली जाती हैं। जैसे मतलब कि उनके वालिद साहब थे मियां नवाज शरीफ, वो भी सुनने में हमें पता चला था कि वो अपने MNA से नहीं मिलते थे। ऐसे क्या सही है। अच्छा, जैसे आपने ना शुरू में एक खुद ही एक बात की थी, तो आपने अपने उस दौर में ना सारे कदीमा के लिए आपने कहा था कि 2 सिटी का नाम था, एक मुल्तान, एक आपने भेरा डलवाया। जी बिल्कुल, ये डलवाया था। तो उसमें मतलब आपने मंदिर, पुरानी इमारतों के लिए तामीर के लिए 55 से 60 करोड़ की प्रोजेक्ट था, जिसमें आपने कहा था कि हम रेलवे 60 नहीं 60 60 ही कह रहे हैं।
जिसमें आपने कहा था कि हम रेलवे स्टेशन को म्यूज़ियम में तब्दील करेंगे। जी तो उसके बाद और साथ आपने कहा था कि दरिया के पास सैर व तफरी के लिए बोर्ड लेकर आ रहे हैं और उसके में मज़ीद हम काम कर रहे हैं। तो और 8 एकड़ का आपने पार्क भी कहा था, जिम भी कहा था, जो बुलवाल में भी आपने कहा था कि 40 करोड़ की लागत है, जिसमें मेल और फीमेल मतलब अलग अलग से होगा। और मोटरवे के साथ आपने ट्राइमस सेंटर का भी जी बिल्कुल कहा था। तो आपने ये कहा था कि ये वो प्रोजेक्ट है कि मैं हूँ ना हूँ ये बनेंगे जी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देखें मेरा आपसे रोना क्या है किस बात का, हमारा हेल्थ मिनिस्टर कौन है फेडरल का? हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मलिक मुख्तार साहब। ऐसे ही है। आप ये चेक कर सकते हैं कि 2007 में भी हारून एहसान प्राचा ने इनॉग्रेशन की ट्रॉमा सेंटर की सर्विस एरिया पे। आप मेरा अभी डायरेक्टिव उठा के देख लें, मैंने फिर सीएम से अप्रूवल ली, क्योंकि ये THQ अब इनके पास पावर है। अब तो ये सब कुछ है ना, अब तो ये कानून को भी बदल सकते हैं। कानून बदलना तो ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके लिए तो मसला कोई नहीं है। इन्होंने जैसे भी करना है अपनी मर्जी से कानून बना रहे हैं, कानून तो है ही नहीं इस मुल्क में। तो चूँकि ये THQ जो भेरा है, जो हमने ही तहसील लेवल पे अपग्रेड मेरे फादर ने करवाया था, इसकी जगह जो थी वो उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रही थी कि इसको एक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए। सो दैट्स वाई फिर हमने CM साहब से बात करके तो ये ली कि इस जगह पे बने। इसमें 2 बेनिफिट्स थे। एक, मोटरवे के ऊपर कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट हो जाए। अब ये देखें ना, मोटरवे अब आप कहेंगे जी अब वो ये वही बात होगी सालम वाली। यार अगर बनता है तो मुझे खुशी है ना, आवाम को फ़ायदा है ना, आपको फ़ायदा है। ऐसे ही मोटरवे पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको जब इन अस्पतालों में लेके आया जाता है जिनमें बेड्स नहीं है, जिनमें पोस्टमार्टम के लिए तो अब खुल रहा है, पाकिस्तान में 80 साल से ऊपर हो गए, 90 साल, अब पोस्टमार्टम का वो उधर बना है जो हमने बनवाया। तो ये एक तो वो फ़ायदा हो जाना था जो मैंने ब्रीफिंग दी थी CM साहब को। नंबर 2, मेरे इलाके को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होना था, चाहे भेरा चाहे म्यानी, इन लोगों का सेंटर बनता है ये। कोई इमरजेंसी कुछ हुई, जिन्होंने सरगोदा जो है वो सीधा इधर जाते, तो उसका अभी भी आप रिकॉर्ड लगवा लें, उसके डायरेक्टर अप्रूवल भी मैंने कराई। इसकी कैबिनेट में से अप्रूवल हुई है, आप चेक कर सकते हैं। लाशारी साहब 2-3 दफ़ा आए भेरा वॉल सिटी के लिए, ऐसे ही ठीक है। और आप इसका जो प्रोजेक्ट का सारा जो ड्राइंग है आप वो भी निकलवा सकते हैं। म्यूजियम की भी अप्रूवल है, म्यूजियम के लिए रेलवे भी मान गई। पुराने इंजन खड़े होने थे, उसके अंदर हम सिनेमा बना रहे थे, उधर हम कहते हैं वो क्या कहते हैं टांगा सर्विस जो होती पुराने दौर की जैसे थी, वो वहाँ से गंज मंडी तक जानी थी। गंज मंडी के अंदर फूड कोर्ट हमने बनवा रहे थे, बाहर से टूरिस्ट आए, वहाँ से बैठे हैं टांगे पे, यूँ आए इधर चले हैं, फिर बाज़ारों में फिरें, पुराने तर्ज के बाज़ार हैं, पुराने घर, पुराने दरवाजे। तो ये चीज़ें तो अप्रूव्ड है, इसमें तो कोई शक शुबे वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मैंने वो देखे ना, ये सारी जितनी चीज़ें मैंने बताई, आपने कहा था कि मैं हूँ, सर ये तो आप उनसे पूछे ना, तो देखें लेकिन अगर अप्रूवल थी तो सर फिर बननी तो चाहिए थी। अब जब गवर्नमेंट मेरी नहीं है, अब काम अब आप तो जो नहीं बनी उसकी बात कर रहे हैं। मैंने आपसे पहली दफ़ा ये बात की थी कि जो बनी हुई चीज़ें हैं वो नहीं चल रही। ऐसे ही है, पूरे हल्के में आज ग़ालिबन 10 और 13-14 साल हो गए हैं जो जच्चा बच्चा सेंटर बने, जो वेटनरी हॉस्पिटल्स बने, क्या वो एक्टिव हो गए? मुझे पहले आप उसका जवाब दे दें। नहीं हुए, उसमें हमारा कसूर है? फिर हमने तो बना के एक चीज़ भी दे दी, बिल्डिंग्स बन गई। अब अगर उसके अंदर स्टाफ ही नहीं आप रखते तो जो भी बिल्डिंग भी नहीं बनी आप इनसे तो वक़्फ़ करेंगे, ये बना देंगे, क्योंकि शायद पता नहीं हसन का नाम आ जाए। नहीं, हसन का तो अब खैर नहीं आ नहीं तो फिर क्या उन्होंने अच्छा फिर ये बताएं कि जो अभी तक वेटनरी हॉस्पिटल और जच्चा बच्चा सेंटर बने हैं, हमारी माएँ बहनें जो मरती हैं इससे ज़िंदगी के दौरान और जो लाहौर जाती है, उनके लिए अगर उनकी यूनियन में जो सेंटर्स हैं वो अभी तक क्यों नहीं चले? ये क्वेश्चन तो आपने इनसे रेज करना है। मेरी तो अभी भी अपील है इनसे कि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी हुई है, ताकत दी हुई है। बिल्कुल आपके हर हल्का के पूरे इस NA के अंदर हर यूनियन में जच्चा बच्चा सेंटर और वेटनरी हॉस्पिटल, जंगल हॉस्पिटल मौजूद है। ये जिम्मेदारों का भी फायदा है, उनके जानवर बीमार होते हैं उधर लेके जाएं। ये हमारी माओ बहनों का भी फायदा है, वो बीमार होती है, जच्ची होती है, अपने सेंटर में जाएं, वहाँ पे डॉक्टर्स हो। तो ये तो मेरी अभी भी अपील है कि आपके तो हाथों में है, आपके लिए तो जस्ट ये एक पीनट है, मूंगफली के दाने के बराबर है, आप ऑर्डर करवा दें। ऐसे ही। अच्छा हसन भाई, माशाल्लाह प्राचा ख़ानदान ने बड़े शुरू में बहुत अच्छे काम किया। आपके दादा ने, ताया ने गैस ले आए हैं, फ़ूड वाले मामलात, एक्सचेंज बनवाई। उसके बाद जैसे आपने जच्चा बच्चा सेंटर का, छोटे लेवल पर स्कूल कहा, बड़े काम किए, एक अरूज रहा प्राचा ख़ानदान पर। लेकिन अरूज के बाद एक ज़वाल आया, और ऐसा ज़वाल आया कि वो अभी तक अरूज की जानिब नहीं जा हो रहा। इसकी क्या वजह, क्या ऐसी खामियां हैं आप नज़र आती हैं कि अभी मतलब इस इलाके में ये चीज़ें दूर करनी पड़ेंगी, या हम में कुछ खामियां?
देखें, मेरे बुज़ुर्गों ने बड़ा काम किया, वाकई बड़ा अरूज था और ज़वाल भी है। ये अल्लाह ताला के काम है। अरूज को ज़वाल है, ज़वाल को अरूज है। ये ऐसे वक़्त जो है ये एक पहिया है जो चल रहा है। ऐसे ही। इस टाइम जो अरूज है टॉप पे, वो मेरे मुखालफिन के पास है। इससे ऊपर अरूज क्या आना है कि एक इनके रिलेटिव जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब इज़ इक्वलेंट नहीं बल्कि इज़ मोर दैन टू चीफ मिनिस्टर। दूसरा जो हैं इधर हमारे एक ओपोनेंट, उनके पास 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं माशाल्लाह से पंजाब में, और जो तीसरे हैं उनके पास एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो हमारी बेसिक, जिसकी हमारी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ की, उसके मिनिस्टर हैं। इससे ज़्यादा और अरूज इनके पास आना भी क्या है और इससे ज़्यादा होना भी क्या है। तो हमारे में जो खामियां, मैं जो समझता हूँ, शायद ये मेरी अपनी है, जो मैं समझता हूँ जिसको मैंने दूर भी किया है, कि शायद ग्रास रूट लेवल तक कमी हो गई थी। ये मेरी एक असेसमेंट है जिसको मैंने दूर किया पिछले 10-12 सालों में। और कुछ लोगों की एक परसेप्शन बनी हुई है, लोगों का ख्याल है कि थाने कचहरी की कल्चर था। ऐसे ही है। ठीक है, मैं उससे भी बिल्कुल परे हो गया हूँ। जब टाइम आया उस टाइम भी ये हरकत नहीं की, जब मेरे फादर थे उस टाइम भी ये नहीं किया, लेकिन वो एक चल रहा था जो उसको मैंने दूर करने की अपनी पूरी कोशिश की। फिर ग्रास रूट लेवल तक मैं जा रहा हूँ, मैं हर बंदे से मिलता हूँ, हर बंदे की सुनता हूँ। तनकीद को मैं बड़ी खुशी के साथ, बल्कि हर बंदे से अक्सर अपने लड़कों से मैं कहता हूँ जो करीबियाँ, कि यार मुझे काइंडली वो बताया करें जो प्रॉब्लम मेरे अंदर है, ताकि दूर हो सके। ताकि दूर हो। और देख लें कि मैं बड़ी उसके साथ मैं बददिल नहीं हुआ। अभी सिर्फ 3 साल का टाइम, 2 साल का टाइम आया था, 3 साल का पीटीआई का ना, मैं था तो नहीं। ऐसे मेरे ओपोनेंट तो किसी जगह भी आपको नज़र नहीं आए होंगे कि वो कोई लोगों के कामों के लिए बैठे हों, डेरे बनाए हों। ये कि हम तो, मैं तो अभी बैठा हूँ, मैं तो 16 साल से बैठा हूँ। क्योंकि मैंने बताया कि मेरा उस किस्म का रिलेशन ही नहीं है अपने इनके साथ। उसमें अब इजाफे की ज़रूरत है। वो तो हैं सो हैं, उसमें इजाफे की ज़रूरत है। और आप देख लें कि रिजल्ट्स को अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा बहुत करीब करीब अब मैच आने शुरू हो गए। यही डर खौफ था कि जिसकी वजह से मुझे लास्ट टाइम भी साइड लाइन किया गया। यही डर खौफ था जो सन 2018 में भी साइड लाइन किया गया। ठीक है, और 2000 मतलब ये एक इनकी लक कह लें, हमारी आप हार्ड लक कह लें, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा में, मेरी रज़ा है जी, अल्लाह ताला की इसमें बेहतरी होगी। मैं तो राज़ी हूँ इसमें। अल्लाह ताला का जब हुक्म हुआ, अल्लाह ताला खुद ही इस असबाब पैदा कर देगा। नहीं, वाकई आप तो इस टाइम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हल्के में अपना टाइम दे रहे हैं। आप नहीं थे तो बेटे आपके आते रहे हैं, क्योंकि पुराने जो लोग हैं, जो लोग, ये लोगों के माइंड की बात कर रहा हूँ, कि जैसे अब सियासी जो करते हैं कि अपने हल्के में वो 1-2 बड़े लोग ढूंढ लेते हैं जिनको सिर्फ वो मिलते हैं, फिर उन्हीं के थ्रू आगे से, गांव से या आगे पीछे से वोट लेते हैं, सिर्फ उनकी सुनते हैं, या फिर फंड आए तो उन्हें नवाजते हैं, फिर मतलब वो काम करवा रहे होते हैं। तो ये एक कहा गया था कि ये एक इशू था पराचा ख़ानदान में, फिर अब इश्यूज़ इधर भी आ गए हैं ऐसे ही। तो ये क्या ठीक है? क्योंकि आपने ये चीज़ें मेरे ख़्याल में ठीक की हैं कि आप छोटे को भी मिलते हैं, बड़े को भी मिलते हैं, अमीर को भी मिलते हैं, गरीब को भी मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। असल तो सियासी लीडर, जो लीडर होता है वो तो ऐसे ही होना चाहिए ना, हर बंदे की बात सुने, हर बंदे के पास देखे बैठे। सिर्फ ये तो नहीं है कि आप 1-2 बंदे ऐसे मुअस्सर जो हैं वो, मतलब बाअसर जो हैं वो मुंतखब कर दें और उनको कहें कि हमें वोट ले दें, उनको ही मिले, तो ऐसा तो नहीं भाई। आप देखें, अब बाअसर कोई भी नहीं रह गया। हाँ। हर घर के अंदर अगर 2 भाई हैं ना, दोनों की अपनी एक सोच है। अब तो हर घर के अंदर, भाइयों को छोड़ें, फैमिली, आपके बच्चों और आपकी बीवी के अंदर भी अपनी अपनी सोच है, बिल्कुल एक डेवलप हो चुकी हुई है। तो ये बात तो आप कर रहे हैं ना कि बाअसर वाली बात, वो ज़रूर हैं लोग उनसे भी, लेकिन आपको रब्ता हर एक से रखना चाहिए। और कम से कम मैं गवाही देंगे आपको लोग, मैं खुली कचहरियाँ भी लगाता था ना, मेरे पास मुखालिफ भी आते थे मेरे पास, मेरे ओपोनेंट्स के काउंसलर तक, उनकी मतलब उनके बड़े बड़े मेजर जो थे लोग, उन्होंने भी मैंने कभी भी उनको माथे पे मैंने शिकन नहीं मैंने डाली। मैंने उनके भी कोशिश की कि चलें, अगर हो गया तो अच्छे नाम से याद करेंगे, नहीं भी होता तो ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे साथ ये रवैया रखा गया। ऐसे ही ऐसे। तो इसलिए हर एक के साथ आप कुछ। अच्छा, आजकल एक बड़ा इशूज़ है फ़लस्तीन के हवाले से, बड़ा जिस तरह वहाँ जुल्म व सतम हो रहे हैं बच्चों पर, बेवा पर, हामला औरतों पर, हॉस्पिटल स्कूलों पर भी हमले किए गए हैं। तो इस पर आपका क्या कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से कुछ कहना चाहिए या कोई रद्द-ए-अमल देना चाहिए? आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? नहीं, ये सवाल तो आपसे बनता है। नहीं, आप बताएं। ये एक ऐसा आप सवाल कर रहे हैं कि जो बनता ही नहीं है। ये देना क्यों नहीं चाहिए? देना फ़र्ज़ है हमारा।
ये फ़राइज़ में है। ये हम पाकिस्तान किसके नाम पे बना? गवर्नमेंट क्यों नहीं दे पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पहली एक नज़रियाती मुल्क है इस दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे बना है। ऐसे ही है। और ये जो कुछ वहाँ पे हो रहा है ये बदकिस्मती से डाउनफॉल है हमारे मुसलमानों का, जो कि हम सब मुसलमान अपने अपने उसमें हैं। मैं तो रोज़ वीडियोस देखता हूँ, दिल सच्ची बात आखूँगा, किसी बच्चे की टांग कटी है, किसी का सर कटा, जो जुल्म हो रहा है वहाँ पे, जो बर्बरियत हो रही है और हमारे जो हुक्मरान हैं उल्टा जो फ़लस्तीन के लिए निकलते हैं उन पर भी डंडे बरसा रहे हैं सिर्फ उनकी खुशनुदी के लिए। ये हमने एटम बम किसके लिए रखा हुआ है? ये हमने क्या डेकोरेशन पीस बना के रखा हुआ है कि सिर्फ हमने दिखाने के लिए रखा हुआ है? दुनिया की हम इस्लामिक पहली एटॉमिक पावर है, 7 मुल्क दुनिया में है, ठीक है, हम हैं इस्लामिक पहली एटॉमिक पावर। किसके लिए हैं हम? हैं एक वक्त था कि हमने इसराइल में अपने जहाज़ भेजे थे, एक वक्त था हमने सऊदीया के हेल्प के लिए भेजे थे, आज वक्त ये आ गया कि हम एक मज़म्मती बयान देते हुए भी डरते हैं। मतलब है जान तो अल्लाह को देनी है यार, मुल्क में तो चलना ही चलना। और मैं कहता हूँ कि हम मरे इसीलिए हैं, हम पाकिस्तान जो हमारा है, कि हम जो आदी हो गए ना एड लेके खाने के, हमारे पे पाबंदियाँ लगें, यकीन करें हमारी ज़्यादा बेहतर है, हम अपने पाँव पे खुद खड़े हों। ये जो हमें आते पड़ गई ना पैसा लेके खाने की और कर्ज लिया और आगे चल पड़े, ये यकीन करें कि हमारे पे पाबंदियाँ लग जाएँ तो मैं ज़्यादा खुश हूँ कि कम से कम आंखें खुलेंगी हुक्मरानों की हमारी, हम खुद से कुछ करने के काबिल हों। आज वो लोग हमें आवाज़ें दे रहे हैं, हम इधर बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं। और मुझे कल मैं पढ़ रहा था फवाद चौधरी का ट्वीट, कहता है जितने मौलवी साहिबान निकले हैं ना इधर, मैं सबको टिकट देता हूँ एयरलाइन के, जाएँ जहाद करें, सिर्फ इधर बैठ के बातें कर रहे हैं। ऐसे तो बात ही जब हमने सिर्फ बातें करनी तो ऐसे ही होना, खुद नहीं जाते। इधर रैलियाँ निकालने से क्या होना है? क्या किसको आप दिखा रहे हैं? उससे तो उनको असर ही नहीं पड़ रहा यार। जब एक चीज़ से असर ही नहीं पड़ रहा, आप इधर निकालते रहें, आपकी चीज़ों को तोड़ें, आप जाएँ वहाँ पे। ये तो हमारे हुक्मरानों ने फैसला करना है, ऐसे जहाद करना है तो उधर जाके करें। ऐसे हम लड़ रहे हैं वाना में, इधर वाला फला फला फला, हमारे हम आपस में लड़ मार रहे हैं। लड़ना मरना है तो उधर जाके लड़ें। हम कुछ जान तो दें, कोई शहीद हों तो अल्लाह के सामने तो कोई दिखाएं। तो बातों से ही है ना, अब हम क्या कर सकते हैं इधर बैठ के? मतलब कमज़ोरी है हमारी तमाम उम्मत मुस्लिमा की कमज़ोरी है। भुट्टो साहब थे, उन्होंने जब सबको इकट्ठा किया था, एक पावर बन रही थी, क्या रिज़ल्ट आया? बड़ी ताकतों ने फारिग करा दिया। ऐसे ही हुआ। ऐसे ही जब तक कोई हमारे अंदर कोई होगा नहीं, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह, बुजुर्ग कहते हैं, मतलब जो रूहानी शख्सियत के, एक टाइम आना है कि पाकिस्तान की हाँ में हाँ होनी है और पाकिस्तान लीड करेगा। ये जो मैं आपको बातें करता हूँ, ये वही कर रहा हूँ ना कि एक दिन आना है इंशाल्लाह, हमने उठना है और हमने ज़रूर पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला इनकलाब आएगा। इनकलाब आएगा, ये जो भी कह रहे हैं, मतलब है कि इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि ये अल्लाह ताला सिनेरियोज बना रहा है। अब आप देख लें, सोने के और जो मादनियात के ज़खायर हैं दुनिया में सबसे बड़े निकले हैं, दुनिया में सबसे बड़े। लेकिन गरीब फिर भी हम हैं। गरीब इसलिए हैं कि हमें अब खाने से फुर्सत हो, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट पिछले 20 साल से हुआ था रिकॉर्डिंग का। अब ये जो करवाया है, ये जो मुआहदा रिकॉर्डिंग का, ये भी इन्होंने कब करवाया? ये भी इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। ऐसे ही है, वही गारंटर बन रहे हैं ना कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, आप आएँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन साथ साथ मुझे भी चाहिए ना कि जो दूसरा ये जो पार्टी वाला काम है इसको भी ठीक करें। ऐसे मुल्क हमारा ठीक होंगे सर, हो जाने इंशाल्लाह ठीक, जल्द हो जाने। लेकिन देखें ना, जैसे KPK और बलूचिस्तान में मसाइल चल रहे हैं और बड़े नीच किस्म के मसाइल चल रहे हैं कि दूरियां होती जा रही हैं, वहाँ में मज़ीद नफरत पैदा हो रही है और हम किसी से समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क का क्या। तो यही तो हमारी गलती है, हमें वहाँ पर ठीक देखें। हम बार बार कहते हैं जी अफगानिस्तान से और इंडिया से आ रहे हैं, भाई वो हमारे मुखालिफ है, उन्होंने तो करना ही करना है। ये उन्होंने तो देखना है जहाँ पे लूज पोल मिलना है, जहाँ पे वैक्यूम होना है, उसको उन्होंने कवर करने की कोशिश करनी है, तो उन्होंने करना है। अब इंडिया में 70 जगहों पे हो रहा है, उनके खिलाफ एहतजाजी चल रही हैं। हमारे अपने से फुर्सत नहीं, हमने बाहर क्या देखना है? मतलब कि हम खुद आज़ाद नहीं हैं, हमें ही मारा जा रहा है। तो इसलिए अब ये हमारी गलतियाँ जिनको सुधारना है, हम किसी और ने तो नहीं आगे करना। अच्छा हसन भाई, आखिरी मेरा सवाल, आप अपने हल्के की आवाम को क्या पैगाम देंगे? देखें जी, मेरा अपने भाइयों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, माओ बहनों के लिए पैगाम ये है कि इस मुल्क का सोचें। हम लोग बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करते हैं, तनकीद करते हैं, हम खुद अंदर से चोर हैं। बिजली चोरी हम खुद करते हैं, हम कहते हैं वो लीडर चोर है, फलां चोर है, जबकि अगर हमें मौका मिले तो छोड़ता कोई भी नहीं है। देखें, सबसे बड़ा पहले है हमारा मुल्क, उसके बाद कोई चीज़ है, सबसे पहले है पाकिस्तान। हमें अपने पाकिस्तान का सोचना चाहिए। वक्त तब्दील हो रहा है, इंशाल्लाह ताला हमारी जो यूथ है, हमारे नौजवान हैं, उनकी सोच में एक बड़ी बेसिक तब्दीली है। और सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि हम अब इस बात पे अगर अब गौर करें ना, कि हम इस बात पे अब आ गए हैं। पहले हम कहते थे हम बहुत बड़ी कौम है, हम बड़े जंगजू, हम बड़े, अब हम खुद भी अक्सर आपने नोट किया होगा, अब हम
अक्सर लोग कहते हैं यार बड़ी हमारे से गलतियां हुई हैं, बट ये एक तब्दीली है, ऐसे ही ये एक सोच के अंदर तब्दीली है जिसको हम कहना शुरू हो गए कि यार हमारे से बड़ी गलतियां हुई हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हम वो नहीं, हमारे से दूसरे मुल्क बहुत आगे निकल गए। बिल्कुल। तो हमें हमारे मुल्क का सबसे पहले सोचना चाहिए, हम अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं तो हमें इन करप्ट लोगों से छुटकारा हासिल करना है। हमें इस मुल्क के अंदर एक शऊर लेके आना है और ये लेके आना है कि पहले अगर पाकिस्तान है तो कोई है। अगर हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं तो फिर हमारा हाल वही होना है जो लीबिया, इराक़, शाम, मिस्र और ये लेबनान में हुआ है। तो हमें अपने इदारों के साथ भी, हमें अपने मुल्क के साथ भी, हमें अपने लोगों के साथ भी सिंसियर होकर चलना है, क्योंकि जो कुछ है इधर ही है। अगर ये हम इस तरह से रहे बट गए तो शायद फिर हमारा कोई पुराने हाल नहीं होना। ठीक हो, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। नाज़रीन, ये थे मेरे साथ हसन अनाम पराजा साहब, जिन्होंने हमारे बड़े ही कुछ तलख सवाल थे लेकिन उन्हें बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने डिफेंड किया और जवाब दिया। तो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।